सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए पीपीएस की यूनिट 3, जो कि रहने वाली है वन शॉट। और जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं उनको भी हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के अंदर किया था। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 एंड यूनिट 2 नहीं देखी है तो हमने चैनल पे बहुत अच्छे से कवर कराई है। जल्दी से जाओ और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, वहां से जाकर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट कर लो। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक है, हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, देन हम देखेंगे कि एरेज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एरेज देखेंगे, कैसे हम एरे को फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं वो देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है और यूनियन क्या होता है, एनम डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और हमारे जो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मतलब कि मल्टीपल जब स्ट्रक्चर्स एक साथ हम बनाते हैं तो वो क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके आगे जब प्रोग्रामिंग जो आपकी जर्नी रहने वाली है उसके अंदर भी ये टॉपिक काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब अगर हम बात करें पहले टॉपिक की तो वो है हमारा इटरेशन एंड लूप्स। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं लूप्स क्या होते हैं। देखो, हम अपनी डे टू डे लाइफ में आपने कहीं ना कहीं तो लूप वर्ड सुना होगा इन जनरल। ठीक है, अब लूप होता क्या है, आप अगर मैं आपको एक एकदम सीधी भाषा में बताऊं तो भाई लूप ये होता है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना हमारा लूप होता है। या फिर हम एक जगह से वापस उसी जगह पर बार बार आ रहे हो तो उसे हम लूप कहते हैं। तो यही हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर लूप होता है, जब भी हम मल्टीपल स्टेटमेंट या फिर हमारी कोई भी एक स्टेटमेंट को बार बार मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। ठीक है, अब इटरेशन क्या होती है, जो हमारा हर बार एक जो प्रिंटिंग, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करा रहे हैं, तो एक बार जो प्रिंट होगा वो एक इटरेशन होगा, फिर दूसरी बार जो प्रिंट होगा वो एक इटरेशन होगा, तीसरी बार जो कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा वो हमारा एक इटरेशन होगा। तो इटरेशन हम उसे कहते हैं। ठीक है, और लूप्स आपको समझ में आ गए। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लूप्स मीन्स रिपीटिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स अंटिल अ कंडीशन इज मीट। ये जो हमारा ऐसा तो नहीं है इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा, ये हमारा जब तक चलेगा जब तक कि कोई हमारी एक स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपने एक हमारा कोड लिखा इस बॉक्स के अंदर कि भाई ये वाला जो कोड है इसे चलाओ लूप के अंदर। ठीक है, और आपने यहाँ पर कंडीशन लिख दी कि ये वाला जो कोड है वो जब तक चलाना जब तक हमारा जो आई है वो 10 से छोटा हो। ठीक है, और आपने यहाँ पर आई प्लस प्लस कर रखा है। ठीक है, और आपने स्टार्ट कर रखा है आई इक्वल टू 1 से। तो आप क्या करोगे, पहले लूप को चलाओगे, फिर आप आई को कितना कर दोगे, 2 कर दोगे। ठीक है, फिर आप दूसरी बार लूप को चलाओगे, फिर आप आई को कितना कर दोगे, 3 कर दोगे। तो ऐसे ही जो आई है इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होता रहेगा। और जैसे ही आई की वैल्यू हमारी क्या बोलते हैं 11 हो जाएगी, है ना, या फिर हमारी 10 हो जाएगी, तो हमारा ये जो लूप है रुक जाएगा, क्योंकि आई हमारा छोटा नहीं रहा 10 से। ठीक है, 10 के बराबर हो गया या फिर 10 से बड़ा हो गया। तो ये हमारी क्या होती है, कंडीशन होती है। मैंने आपको मतलब एक बेसिक वे में बता दिया। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लूप्स। तो हमारे जो पूरे सी प्रोग्रामिंग के अंदर 3 तरीके की लूप है। ठीक है, सबसे पहला हमारा लूप है व्हाइल लूप, देन है हमारा डू व्हाइल, देन है हमारा फोर लूप। सबसे ज्यादा जो लूप यूज होता है वो होता है हमारा फोर लूप, व्हाइल लूप, देन यूज होता है हमारा फोर लूप, देन यूज होता है हमारा डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो आप जब भी प्रोग्रामिंग करोगे, आप जो भी डीएसए के प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करोगे उसके अंदर आप लूप का यूज पक्का पक्का कर रहे होंगे। ठीक है, तो लूप आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो अब हम पहले लूप को समझ लेते हैं, जो कि हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है। और जब हम इस लूप को यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमारा जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, मतलब कि हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, कितनी बार हमें लूप को चलाना है। ठीक है, जब हम यूज करते हैं कैसे, व्हाइल लूप को। अब हम इसका एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। तो देखो, व्हाइल लूप का सिंटैक्स बहुत सिंपल सा होता है, आपको जस्ट यूज करना है व्हाइल कीवर्ड का। ठीक है, जो कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। और आपको यहाँ पर इन ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताई थी कि आई इज लेस देन 10, आई इज ग्रेटर देन 10। जब तक हमारी ये जो आप ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखोगे वो ट्रू होगी, तब तक ही हमारा जो कोड है वो चलेगा। अब कोड हमें कहाँ लिखना है, इसके बाहर आपको एक करली ब्रैकेट लगाने हैं। ठीक है, और इन पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या लिखना है, कोड को लिखना है। और जो भी यहाँ पर हमारा कोड लिखा होगा वो हमारा क्या होगा, एज अ लूप चलेगा। और जितनी बार हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, जब तक ये जो लूप है वो हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो व्हाइल लूप हमारा इसके लिए यूज होता है। और इस तरीके से सिंटेक्स होता है उसका, है ना। अब ये काम कैसे करता है तो वो हम समझेंगे, ये जो हमारा फ्लो चार्ट है ना उससे हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लूप, स्टार्ट से फिर वो सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारा जो फ्लो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का, वो जाता है हमारा कंडीशन पर। अगर हमारी कंडीशन
कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या कर देता है, लूप की जो बॉडी है, ये जो बॉडी है उसको क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद बॉडी को क्या करता है कि अपडेट कर देता है कंडीशन को। ठीक है, जो भी आपकी कंडीशन है उसे अपडेट कर देगा। कैसे, आपने नीचे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाया होगा अपनी कंडीशन के हिसाब से, तो उसे वो अपडेट कर देगा। ठीक है, आपका अब लूप अपडेट हो गया, फिर वो वापस जाएगा और कंडीशन को चेक करेगा। फिर कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो फिर से एग्जीक्यूट कर देगा। बट अगर ऐसा हो जाए कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो डायरेक्टली क्या होगा, हमारा जो लूप है वो बंद हो जाएगा और वो जो आगे वाला प्रोग्राम होगा उस पर हमारा जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है कोड का वो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाइल लूप। अब ये काम कैसे करता है वो यहाँ पर बिल्कुल सेम लिखा हुआ है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से, और मैं उस वाले इस एग्जाम्पल को एक बार समझा देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। सो देखो, यहाँ पर हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है इंट आई इक्वल टू वन, यानी कि इंटीजर टाइप का हमारा आई है और उसको हमने इनिशियलाइज किया हुआ है किससे, वन से। ठीक है, तो हमारा आई इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल आई इज लेस देन फाइव और इक्वल टू फाइव, तो क्या करो, इस कोड को प्रिंट करा दो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा जो आई है वो वन है, तो क्या हमारा जो आई वो लेस देन या इक्वल टू फाइव है, हाँ लेस देन है। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला लूप चलेगा। ठीक है, क्योंकि लेस देन है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रिंट कर दो आई को, तो हम क्या कर देंगे, आई हमारा क्या है, अभी वन है, तो हम वन को प्रिंट कर दिया। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, आई को अपडेट कर दो आई प्लस प्लस, यानी कि आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो आई इक्वल टू आई प्लस वन करेंगे तो वन प्लस वन यानी कि टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा आई क्या हो गया, टू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, वापस ऊपर जाएंगे और कंडीशन को चेक करेंगे। तो हमारा अभी तो आई इक्वल टू टू है, तो क्या हमारा आई फाइव के छोटा है या बराबर है, हाँ अभी जो टू है वो तो छोटा ही है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टू को प्रिंट कर देंगे। फिर आई को अपडेट करेंगे तो आई हमारा थ्री हो जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, वो छोटा होगा थ्री, तो थ्री चल जाएगा, ऐसे ही फोर चल जाएगा। और फाइव को चेक करेंगे, क्या हमारा फाइव छोटा है, नहीं छोटा तो नहीं है, बट बराबर है, हाँ बराबर है, तो भी ये चल जाएगा, तो फाइव चल गया। जैसे ही अब ये सिक्स होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, तो क्या होगा, हमारा जो सिक्स है ना तो फाइव के बराबर है ना ही फाइव से छोटा है, तो क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा और आगे जो भी कोड होगा उसे रन करेगा। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो ये आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, तो आई होप आपको व्हाइल लूप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमारे जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लूप की, जो कि हमारा डू वाइल लूप। ठीक है, अब डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप हमारा बहुत ही कम यूज होता है और इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है जब ही ये यूज होता है। ठीक है, डू वाइल लूप क्या करता है ना, मतलब कि इसका जो फ्लो होता है वो सबसे पहले कंडीशन को चेक नहीं करता, वो डायरेक्टली पहले कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, जो भी लूप के अंदर है ना उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर जाके कंडीशन चेक करेगा। तो मतलब अगर आपकी कंडीशन पहले टाइम फॉल्स भी है तब भी आपका एक बार जो कोड है वो चल जाएगा। ठीक है, एक बार लूप आपका रन कर जाएगा बिना कंडीशन ट्रू हुए। तो इस वजह से जो हमारा डू वाइल है उसका बहुत ही कम यूज किया जाता है, और जब यूज किया जाता है जब हमें एटलीस्ट वन टाइम तो लूप को चलाना हो। ठीक है, तो इसका जो हमारा सिंटेक्स होता है वो देख लो। सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना है डू, और फिर आपको जो भी जो कोड आपको रन कराना है लूप के अंदर वो बॉडी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको कोड है यहाँ पे लिख दिया। फिर आपको यहाँ पे वाइल कीवर्ड का यूज करना है और आपको यहाँ पर कंडीशन लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सिंटेक्स होता है। अब हम इसके एक बार फ्लो को समझ लेते हैं, जो कि मैंने आपको बता भी चुका हूँ कि सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो बॉडी है लूप की वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा जो कोड है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, और बॉडी को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले ही बॉडी को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर कंडीशन पर गया, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वापस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा और एंड कर देगा लूप को। ठीक है, अब हम इसे एग्जांपल से जल्दी से समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले वाला एग्जांपल समझाया था। सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल टू वन, और लिखा हुआ है डू प्रिंट आई एंड आई प्लस प्लस। तो हमारा आई इक्वल टू वन है, तो हमारा क्या होगा, पहले ये लूप चल जाएगा तो वन आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी कि क्या हमारा आई छोटा है फाइव से, हाँ भाई छोटा है। ठीक है, तो क्योंकि टू हो गया ना यहाँ पे, तो टू हमारा प्रिंट होगा, फिर थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, सेम टू सेम जो आउटपुट आया था पहले वही आउटपुट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि बस इतना डिफरेंस है कि सबसे ये क्या करता है, बस एक बार कोड को और चला देता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, फिर कंडीशन चेक कर लेगा और फिर से कोड को चला देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर कोड को बंद कर देगा। अब आता है हमारा फोर लूप। ठीक है, आप ज्यादातर जो है फोर लूप का ही यूज करोगे, और ये
बहुत ही मतलब इजी वे होता है इसे यूज करने का, क्योंकि इसमें सारी चीजें एक ही जगह आप लिख पाते हो, ठीक है। तो प्रोग्रामर ऐसे परेशान नहीं होता। तो सबसे पहले हमारा आता है कि फोर लूप होता क्या है। तो फोर लूप हमारा कब यूज होता है, लूप तो आपको समझ में आ गया। फोर लूप हमारा जब यूज होता है जब हमें पता होता है कि हमारा लूप कितनी बार चलने वाला है, ठीक है। मतलब व्हाइल लूप में तो क्या हो रहा था कि हमें नहीं पता था कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा, लेकिन फोर लूप में हमें पता होता है कि हमारा लूप कितनी बार चलने वाला है, तब हम फोर लूप का यूज करते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है वो समझ लो। सबसे पहले आपको फोर लूप के अंदर फोर कीवर्ड का यूज करना है। फिर आपको इनिशियलाइजेशन करना है, जैसे कि आपका इंट आई इक्वल टू वन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया आई को इक्वल टू वन। फिर आपको एक सेमी कॉलन लगाना है, और आपको जो भी आपकी कंडीशन है वो आपको स्पेसिफाई करनी है कि हमारा जो आई है वो 10 से छोटा होना चाहिए, तभी ये लूप चलाओ। और फिर आपको एक सेमी कॉलन लगाना है, और आपको अपना जो भी अपडेशन है वो देना है, ठीक है। मतलब कि आपको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। जैसे हमें आई को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। फिर आप एक ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पर जो भी आपकी कोड की बॉडी है, जो भी आपकी लूप की बॉडी है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो इसका सिंटेक्स है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो फ्लो है एग्जीक्यूशन का। वो सबसे पहले स्टार्ट होगा ये, फिर इनिशियलाइज होगा, जो भी आपने इनिशियलाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इंट आई 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 इक्वल टू वन, आई इक्वल टू टू, ठीक है। फिर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा लूप की बॉडी को, और अपडेट करेगा आपकी कंडीशन को, ठीक है। और फिर से कंडीशन को चेक करेगा, और फिर से एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो फोर लूप क्या होता है, एक ही जगह पे सारी चीजें लिख दी जाती हैं, तो सिंटेक्स इसका काफी कॉम्पैक्ट एंड ईजी हो जाता है, ठीक है। फिर अब हम इसके एक बार एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर बहुत इजी वे में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, आई को वन से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, इजी वे। आई को हमने वन से इनिशियलाइज कर दिया, हमारा आई इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो है आई इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, और हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा दिया, अपडेशन लगा दिया कि आई प्लस प्लस होगा हर एक जो इटरेशन है उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रिंट होगा आई। तो आई इक्वल टू वन है तो वन प्रिंट होगा, और फिर यहाँ पे ये अपडेशन पे जाएगा और उसे अपडेट कर देगा। तो आई इक्वल टू टू हो जाएगा, फिर से चेक करेंगे तो वो कंडीशन ट्रू होगी, फिर थ्री पे भी ट्रू होगी, फोर पे भी ट्रू होगी, फाइव पे भी ट्रू होगी। जैसे ही सिक्स होगा हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कोड बाहर चला, मतलब जो एग्जीक्यूशन है, फ्लो जो है वो लूप से बाहर चला जाएगा, और आगे का जो कोड है वो प्रिंट होगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। अब हमारा चौथे टाइप का जो, मतलब चौथा टाइप भी बोलेंगे, बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, बट ये थोड़ा सा जैसे फोर लूप होता है ना हमारा, उसका एक अलग वेरिएंट है, और उसका एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एक से ज्यादा वेरिएबल को फोर लूप के अंदर यूज करते हैं। जैसे हमने वहां पे इनिशियलाइज सिर्फ आई को किया था, एक वेरिएबल को यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, और एक से ज्यादा वेरिएबल्स को यूज करेंगे। तो जैसे कि हम, आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल के अंदर की फोर लूप, इंट आई इक्वल टू वन, जे इक्वल टू फाइव, आई इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, एंड आई प्लस प्लस, एंड जे माइनस माइनस। तो जहां सेमी कॉलन के बाद आप अपने मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो, और आप मल्टीपल अपडेशन और इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम कर रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आई इक्वल टू वन हो गया है, और हमारा जो जे है वो इक्वल टू फाइव हो गया है। तो इसके अंदर हम क्या करा रहे हैं, आई और जे को प्रिंट करा रहे हैं। सबसे पहले जे आई जे हमारा प्रिंट होगा वन और फाइव। फिर क्या होगा, आई हमारा प्लस प्लस हो जाएगा यानी कि टू हो गया, जे हमारा माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि फोर हो गया। फिर हमारा जो आई है वो कितना है, हो जाएगा थ्री हो जाएगा, जे हमारा थ्री हो जाएगा, आई हमारा फोर हो जाएगा, और जे हमारा टू हो जाएगा, आई हमारा फाइव हो जाएगा, जे हमारा वन हो जाएगा। और यहाँ पर कंडीशन ये लिखी हुई है, जैसे ही हमारा जो आई है वो सिक्स हो या फिर फाइव से बड़ा हो तो क्या कर देना, लूप को रोक देना। तो यहाँ पर हमारा लूप रुक जाएगा, और ये आपका आउटपुट आ जाएगा। मल्टीपल लूप वेरिएबल का हम यूज करेंगे फॉर लूप के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। जब भी आपको अपने लूप को एकदम तुरंत रोकना है, ठीक है, मतलब आपको ऐसी कोई कंडीशन देनी है कि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो वैसे ही हमारा जो लूप है वो रुक जाए, तो आप यूज करते हो ब्रेक स्टेटमेंट का। नाम से ही पता चल रहा है ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यूज टू एग्जिट द लूप इमीडिएटली। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट होता है, फिर इनिशियलाइज होता है जैसे कि फोर लूप के अंदर होता है, फिर कंडीशन को चेक किया जाता है, जैसे अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा लूप की बॉडी को, और फिर ब्रेक कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर हमारी ब्रेक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एंड हो जाएगा प्रोग्राम, अदरवाइज अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर अपडेट पे जाएगा, और फिर कंडीशन को वापस चेक करेगा, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। तो हम जल्दी से एग्जांपल समझ लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई इक्वल टू वन, और आई हमारा जब तक चलेगा जब तक कि वो टेन से बड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रेक कंडीशन लिखी हुई है कि अगर हमारा आई इक्वल टू फाइव हो जाता है तो ब्रेक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है,
तो यहाँ पे जैसे ही आई हमारा 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, और जैसे ही 5 आएगा तो 5 पर क्या हो जाएगा, हमारा लूप रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट यही आएगा 1 2 3 4। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। एग्जाम के अंदर आपसे ब्रेक और कंटिन्यू साथ में ही पूछे जाएंगे, तो साथ में याद कर सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे ब्रेक में क्या होता है कि हमारा जो, जैसे हमने लिखा आई इक्वल टू 5 और ब्रेक। ठीक है, तो जैसे ही 5 होगा हमारा लूप रुक जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू में क्या होगा, जैसे हमने लिखा आई इक्वल टू 5, तो वो 5 पे जाएगा, 5 वाले कोड को नहीं प्रिंट करेगा, और फिर आगे वाले कोड के लिए कंटिन्यू हो जाएगा, 6 के लिए वो वैसे ही प्रिंट करेगा जैसे वो पहले प्रिंट करा था। बस जहां पर आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया है, वहां पर क्या होगा कि हमारा जो वो वाली कंडीशन होगी वो प्रिंट नहीं होगी, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा उस टाइम पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, स्किप द करंट इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है आई इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, लेकिन जैसे ही 3 आएगा कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाएगी और यहाँ पे वो लूप नहीं चलेगा, और फिर वो आगे अपडेट हो जाएगा और 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लूप हमारा बंद हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारी गो टू स्टेटमेंट। अब गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, गो टू स्टेटमेंट का मतलब होता है, जैसे कि आपने फ्लैग्स सुने होंगे, या फिर आपने क्या बोलते हैं, हैशटैग सुने होंगे, जहां पर के बुक मार्क सुने होंगे, कि जैसे ही वो बुक मार्क आए आप वापस उस पर जा सको। ठीक है, मतलब कि आपने क्या कर रखा है, आपने एक फ्लैग लगा रखा है कि जैसे ही कोई भी बंदा उस फ्लैग पे क्लिक करे तो आपने जो भी वो फ्लैग के पीछे एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे वो पहुंच जाए वापस से। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, गो टू स्टेटमेंट में कुछ ऐसे, यूज टू जंप टू अ लेवल इन अ प्रोग्राम, किसी भी लेवल पे आप जंप करा सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने एक गो टू स्टेटमेंट कैसे दिया जाता है वो मैं बताता हूँ। इंट आई इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है, आई इक्वल टू 1, फिर आपने एक गो टू स्टेटमेंट दे दिया स्टार्ट। ठीक है, आपने इससे उसे नाम दे दिया स्टार्ट। अब क्या होगा, जहां पर भी आप लिख दोगे गो टू स्टार्ट, तो वो उस स्टेटमेंट पे पहुंच जाएगा, स्टार्ट स्टेटमेंट पे क्या होगा, पहुंच जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ये प्रिंट होगा, फिर आई प्रिंट होगा, अपडेट होगा, और जैसे ही ये गो टू स्टार्ट आएगा, वैसे ही कोड हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा स्टार्ट पे वापस। तो ये होता है हमारा गो टू स्टेटमेंट। ये प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही, मतलब बिल्कुल अच्छा रिकमेंडेशन नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड कोड को करने में बहुत ज्यादा मुश्किल कर देता है, कि भाई आई प्रिंट होगा, फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर से आई हमारा इतना हो जाएगा, फिर से कैसे प्रिंट होगा, तो काफी ये कॉम्प्लेक्स कर देता है कोड को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पीवाईक्यूज, जो भी हमारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं लूप्स के रिलेटेड, वो हम अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पीवाईक्यूज के जो स्क्रीनशॉट हैं वो ही डायरेक्ट लगा दिए हैं, जिससे कि बहुत ही आपको बिल्कुल पता लगे कि भाई हाँ बिल्कुल यही पेपर में आया था। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट बताना था इस कोड का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि कोड के अंदर कोई भाई गलती तो नहीं है। अगर कोई भी गलती होती है तो एरर आता है, तो आप डायरेक्टली एरर लिखकर आ सकते हो, तो फिर आपको ज्यादा ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं होती, और ज्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे मल्टी वेरिएबल्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो मल्टी वेरिएबल्स अभी हमने देखा था टाइप्स ऑफ लूप्स के अंदर। तो सबसे पहले हमें लिखा हुआ है कि a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 4, तो हम यहाँ लिख लेते हैं a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 4, इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि a हमारा जब तक 24 से छोटा होगा या फिर 24 के बराबर होगा तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, और इंक्रीमेंट के अंदर ये दिया हुआ है एक, ए हमारा हर बार 6 बार बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि अभी जैसे 6 है तो अगली बार वो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज हुआ है कि जैसे ही हमारे जो ए मॉड्यूल बी, यानी कि जब भी हम ए को बी से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाएगा, लूप हमारा ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और फिर जो बाहर लूप के लिखा हुआ स्टेटमेंट वो प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले चलो चलते समझते एक बार इस इटरेशन को परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले अभी हमारा ए इक्वल टू 6 है एंड बी इक्वल टू 4 है, तो क्या हमारा ए छोटा है 24 से? हाँ, हमारा ए छोटा है 24 से, तो लूप चलेगा। ठीक है, तो हमारा लूप चला, तो लूप के अंदर क्या आएगा, हमारा जो 6 मॉड्यूलो 4 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा ये चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ब्रेक कंडीशन नहीं चलेगी। तो अभी ये क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, अभी कुछ प्रिंट करने के लिए तो लूप के अंदर दिया नहीं है। तो अब हमारा एक बार लूप चल गया। ठीक है, अब हमारा ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 12 हो गई है, क्योंकि 6 बार इंक्रीमेंट है, और बी की वैल्यू 4 ही है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन को देखते हैं कि हम 12 को जब मॉड्यूल करेंगे 4 से,
तो 4 3 जा 12, ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा इस पर। तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, लूप हमारा ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही ब्रेक करेगा, जो बाहर हमारी स्टेटमेंट है वो चलेगी। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, ए को प्रिंट करना है, तो ए हमारा प्रिंट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमारी 12 ए की वैल्यू कितनी थी, 12 थी। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और हमने ये सॉल्व कर लिया। सो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा पैटर्न वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो पैटर्न वाले हमारे क्वेश्चन होते हैं वो हमारे 7 मार्क्स के अंदर ही पूछे जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पैटर्न्स के जो कि बन सकते हैं। ठीक है, तो उन सब क्वेश्चन को आप, अगर आपको और पैटर्न्स में जितने पीवाई की उसके अंदर आए वो करवा दूंगा। और पैटर्न्स आपको करने हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं और पैटर्न की एक सीरीज ला दूं, या फिर एक वीडियो के अंदर सारे पैटर्न करा दूं, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे जीएफजी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर आपको सारे पैटर्न मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है उसे समझना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक है, ये दो है, ये तीन है, ये क्या है, हमारी रोज है। ठीक है, ये रोज है, और ये हमारे क्या है, ये हमारे कॉलम्स है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये वाला जो हमारा पैटर्न है उसे हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा 4 तक तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है कि 1 2 3 4, और 4 के बाद ये डिक्रीमेंट हो रहा है 3 2 1। तो ये जो पैटर्न है ये 2 पार्ट में बनेगा। ठीक है, पहले ये वाला पार्ट बनेगा और फिर ये वाला पार्ट बनेगा। मतलब पैटर्न बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम इस हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, पहले हम ये वाला पार्ट बनाएंगे इंक्रीमेंट का, फिर हम डिक्रीमेंट का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इंक्रीमेंट का पार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा आई है उसे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और डिक्रीमेंट पे हमें वो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। चलो समझते हैं एक एक करके कैसे समझेंगे, एक एक करके कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा पहला लूप है वो कुछ ऐसा है, देखो समझो धीरे धीरे, ऐसा है। ठीक है, तो हमारा ये जो रोज है ना, ये हमारी होती है बाहर का लूप। जो हम बाहर का लूप लगाते हैं वो हम रोज के लिए लगाते हैं, और जो हम उसके अंदर इनर लूप लगाते हैं वो हम इस कॉलम्स के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो पहला रो हमारा 1 है। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो आई इक्वल टू 1 पर हमारे कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, हमारा एक स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा। आई इक्वल टू 2 पर कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, आई इक्वल टू 3 पर कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। आई इक्वल टू 4 पर कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो हमारे जो स्टार, नंबर ऑफ स्टार हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारे आई से। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारे आई की वैल्यू 1 हो तो हम एक बार लूप को चलाएं अंदर वाले को, अगर हमारे आई की वैल्यू 2 हो तो हम अंदर वाले लूप को 2 बार चलाएं, मतलब कि 2 बार प्रिंट कराएं स्टार को। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक रिलेशन बन रहा है आई के और नंबर ऑफ स्टार के प्रिंट करने में। ठीक है, तो अब देखो हम लूप लगाएंगे और प्रिंट करवा के देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये वाला बाहर का लूप लगाया हुआ है, जो कि क्या करेगा, रोज को प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर हमने एक अंदर का लूप लगाया हुआ है जो कि क्या करेगा, स्टार को प्रिंट करेगा। और हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट दी है जो कि क्या करेगा, एक हमें नेक्स्ट लाइन पे पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एक स्टार प्रिंट कर देंगे तो हमें नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा देगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये होने वाला है। तो सबसे पहले आप बाहर का लूप देखो, यहाँ पर हमारा आई इक्वल टू 1 से लेकर ये चलेगा 4 तक। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलाते हैं आई इक्वल टू 1 के लिए। तो आई इक्वल टू 1 पर क्या करो, अंदर जाओ और इनर लूप को प्रिंट कराओ। तो इनर लूप के अंदर क्या है कि j इक्वल टू 1, और ये जो j है जब तक चलेगा जब तक वो हमारा i के बराबर रहेगा या छोटा रहेगा। तो अभी हमारा जो 1 है, i हमारा 1 है और j भी हमारा 1 है। तो क्या हमारा i और 1 इक्वल है, हाँ इक्वल है। क्या वो छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, बट इक्वल है। तो क्या होगा, ये एक बार लूप चलेगा और एक स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमारा लाइन ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पर हमारा कोड आ जाएगा। ठीक है, फिर हम वापस क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। अब हम देखेंगे जे की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी और वो चलेगी 2 तक, यानी कि जे की वैल्यू अभी अभी 1 है। तो क्या हमारी वो आई से छोटी है, हाँ छोटी है। तो क्या करो, एक स्टार प्रिंट करा दो। अब जे की वैल्यू को 2 कर दो। क्या हमारी जे की वैल्यू आई से छोटी है, नहीं है, 2 छोटा तो है नहीं, बराबर है। तो बराबर पे भी चलाना है, तो बराबर पे एक और बार चला दो, हमारा 2 बार स्टार प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 बार चलेगा और जे की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। तो 1 पे प्रिंट कराओ क्योंकि वो 3 से छोटा है, 2 पे प्रिंट कराओ क्योंकि वो 3 से छोटा है, 3 पे भी प्रिंट कराओ क्योंकि वो 3 के बराबर है। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, और नेक्स्ट लाइन पे तो हम आई जा रहे हैं बार बार। ठीक है, 4 हो गई, फिर से जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 हमारा 4 से छोटा है, 2 हमारा 4 से छोटा है, 3 हमारा 4 से छोटा है, और हमारा 4 4 के बराबर है। तो हमने ये जो ऊपर वाला लूप था वो प्रिंट कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अभी मैं ना क्या करता हूँ, इसको एक बार आपको रन भी करा के दिखा देता हूँ, एक बार वीएस कोड पे रन करा देता हूँ। ठीक है, वीएस कोड पे एक बार फाइल बना लूंगा, ये हमने कॉपी किया, वीएस कोड ओपन। तो वीएस कोड पे क्या करते हैं, एक बार फाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, न्यू फाइल बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, लाइक हम प्रोग्राम पैटर्न करके बना लेते हैं। ठीक है, पैटर्न डॉट सी। ठीक है, यहाँ पर हमने न्यू फाइल बना ली और डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं।
ये हमने सेव कर ली। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने प्रोग्राम लिखा था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और सिर्फ अभी ऊपर वाला हमने समझाया तो ऊपर वाले प्रोग्राम को रन कराएंगे, नीचे वाले प्रोग्राम को रन नहीं कराएंगे, ठीक है। तो हमने इसे हटा दिया, ठीक है। और ऊपर वाले को हमें रन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हेस्ट लगाएंगे प्री प्रोसेसर इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, इंट मेन फंक्शन चलाएंगे, और यहाँ पर आप रिटर्न जीरो लिखो मत लिखो आपकी मर्जी है। तो अभी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रेडी है, और हम इसे रन करा के देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रन कोड कर देते हैं। तो हमारा ये कोड रन हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोड रन हो रहा है, जैसा कि हमने देखा था, 1 2 देन 3 देन 4 स्टार हमारे प्रिंट हो रहे हैं पहले वाले उससे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये रन कर रहा है। अब हम दूसरे वाले को भी समझ लेंगे और यहाँ पे रन करा के देख लेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। अब हम नीचे वाले पैटर्न को भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, नीचे वाले पैटर्न को समझने के लिए हमें एक बार उसे प्रिंट कर लेते हैं पैटर्न को, कि कैसे वो पैटर्न है हमारा, ठीक है। तो इसे छोटा करूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो पैटर्न है वो ऐसे बन रहा है, 3 देन 2 देन 1। तो उल्टा लूप चला लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले हम आई की वैल्यू को 3 रख लेंगे, देन 2 देन 1, ठीक है। और उतनी बार लूप चलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को यहाँ पर हमने 3 रखा, और हम उसे डिक्रीमेंट करेंगे, और कब तक चलाएंगे, जब तक वो हमारा 1 के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। 1 से अगर जैसे ही छोटा होगा वैसे ही हम लूप को बंद कर देंगे, ठीक है। तो मतलब लूप कितना चलेगा, 3 2 1, यानी कि 3 बार लूप चलेगा, क्योंकि 1 2 3 रो है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी पहली रो के लिए चलेगा लूप। तो हमारा आई इक्वल टू कितना है, अभी हमारा 3 है, ठीक है। तो हमारी पहली रो के लिए क्या होगा, जे इक्वल टू 1 हो गया, और जे हमारा कब तक चलेगा, जब तक वो आई के बराबर ना हो जाए, ठीक है। मतलब कि आई से छोटा रहे तब भी चलेगा, आई के बराबर रहे तब भी चलेगा। तो अभी हमारा जो 1 है वो हमारा आई से छोटा है, यानी कि 1 इज लेस देन 3। तो अभी हमारा एक बार प्रिंट हुआ। फिर हमारा जो 2 जे हमारा इंक्रीमेंट होगा, तो 2 हमारा वो भी छोटा है, तो फिर से प्रिंट होगा। तो हमारा फिर 3 होगा, 3 हमारा आई के बराबर है बट छोटा नहीं है, ठीक है, बराबर तो है। तो फिर से प्रिंट होगा। फिर क्या होगा हमारा आई, फिर ये स्पेस आएगा, ठीक है, स्पेस आया, हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब क्या होगा, हमारा जो आई है वो डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो आई हमारा 2 हो गया। अब हमारा जे फिर से 1 होगा। क्या हमारा जे 1 जो है 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो स्टार प्रिंट करा दो। क्या हमारा जो फिर जे इंक्रीमेंट होगा, 2 हमारा 2 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं है। क्या बराबर है, हाँ बराबर है, तो प्रिंट करा दो। ठीक है, फिर स्पेस फिर से होगी, लाइन नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। फिर हमारा आई 2 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जे हमारा फिर से 1 हो जाएगा। क्या हमारा जो 1 है वो 1 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं है। बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो प्रिंट करा दो, ठीक है। तो ये हमारा नीचे वाला लूप भी प्रिंट हो गया। तो ऊपर वाला लूप हमने पहले प्रिंट करा लिया था, नीचे वाला भी हमने प्रिंट करा लिया। अब हमारा ये जो पूरा कोड है बहुत काम का है, और ये हमारा काम कर जाएगा, ठीक है। अब हम जस्ट इसे कॉपी करके वहां पे हम रन भी करा सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला कोड तो हमने पहले से लिख रखा था ना, तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हो वही कोड लिखा हुआ है जैसा मैंने कहा था, ठीक है। और मैं इसे रन करा दूंगा। तो ये जैसे ही हम रन कराएंगे तो आप देख सकते हो, हाँ रन हो गया, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ये पूरा पैटर्न था वो प्रिंट हो रखा है, ठीक है, प्रिंट हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे जो पैटर्न्स हैं वो प्रिंट होते हैं। काफी बेसिक पैटर्न था। और जो ऊपर वाले 4 हैं वो भी एक अलग से आपसे पूछ सकता है, या फिर जो क्या कर रहा हूँ, हाँ मैं स्क्रीन को टच कर रहा था, जिससे यार मुझे लग रहा था आपको दिख जाए। ये वाला भी देखो, आपसे इतना भी पैटर्न पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, आपसे इतना पैटर्न भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो रेडी रहना, ठीक है। और इन मल्टीपल पैटर्न्स को एक बार रन करा के देख लिया करना। पेपर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था, इसके अंदर हमें ये बताना था कि जो हमारा नंबर है वो प्राइम है या नहीं, वो हमें चेक करना था, ठीक है। तो देखो, जो भी हमारा प्राइम नंबर होता है उसकी एक कंडीशन होती है कि हमारे प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 और या तो वो खुद होता है, ठीक है। 2 ही फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ और 1, ठीक है। तो अगर उससे अलावा कोई और फैक्टर निकल जाता है, मतलब कि उसे डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, डिविजिबल हो जाता है, तो हमारा वो प्राइम नंबर नहीं रहता। जैसे कि अगर हम 4 की बात करें, तो 4 हमारा 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और हमारा 2 से भी डिविजिबल है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम 5 की बात करें, तो 5 हमारा सिर्फ 1 से डिविजिबल है, और हमारा 5 से डिविजिबल है, तो ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो देखो, दो तो हमारी कंडीशन है ही है कि 1 से और 5 से तो हो गई। तो अब हमें क्या करना है, हमें 1 से लेकर और 5 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, उनसे अगर हम 5 को डिवाइड करके देख लें, एक बार चेक कर लें, तो हमें पता लग जाएगा। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है
तो क्या होगा, प्राइम नंबर है। तो हमें यही कंडीशन को प्रोग्राम के अंदर लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखते हैं उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम वेरिएबल बनाएंगे एन, जिसके अंदर जो भी यूजर इनपुट करेगा नंबर वो स्टोर होगा। और एक हम आई बना ले रहे हैं लूप के लिए, और हम एक इस प्राइम बना ले रहे हैं कि इस प्राइम अगर हमारा 1 होगा तो हमारा वो प्राइम नंबर है, और अगर वो 0 होगा तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हम पहले 1 रख देते हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि वो हमारा प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे स्कैनफ से, और एन के अंदर उसे स्टोर कर देंगे। तो अभी हमने हमने यूजर ने इनपुट दे दिया 7, ठीक है। तो हमारा एन की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे लूप की हेल्प से, ठीक है। तो लूप हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। तो लूप हमारा चलेगा 2 से लेकर एन तक, n-1 तक, क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो एक कम होगा वैसे ही वो लूप रुक जाएगा, ठीक है। मतलब कि लूप चलेगा 2 से लेकर 6 तक, ठीक है। अभी हमने 7 इनपुट ले रखा है। तो देखो सबसे पहले हमारा लूप चला, एन मॉड्यूलो आई करने को बोला। तो एन हमारा 7 है और आई हमारा कितना है, 2 है। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो क्या हमारा इस जो हमारा ये इक्वल टू रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, तो ये हमारी कंडीशन अभी चलेगी नहीं, और ये वापस से हमारा जो आई है अपडेट होगा। तो अब हमारा आई 3 हो जाएगा, तो 7 से फिर से मॉड्यूलो करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, फिर से आई अपडेट होगा। तो आई हमारा 4 हो गया, फिर से हम उसे मॉड्यूलो करेंगे 7 के साथ, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर। तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, फिर से आई अपडेट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर से हम मॉड्यूलो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 0 उतना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2, ठीक है। 2 आ गया, रिमाइंडर क्या 0 है, वो नहीं है। तो फिर से वो अपडेट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 7 मॉड्यूलो 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। तो ये आप देख सकते हो कि अभी हमारा लूप हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया और रिमाइंडर हमारा 0 आया ही नहीं है। तो हम बाहर जाके चेक करेंगे क्या हमारा इस प्राइम 1 है। तो यहाँ पर हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये हमारा ट्रू हो जाती है कंडीशन तो अपने आप यहाँ पर 1 आ जाता है। तो ये ट्रू हो जाएगा तो ये चल जाएगा प्राइम, और अगर ये नहीं चलेगा तो एल्स कंडीशन चल जाएगी नॉट प्राइम। तो अभी तो हमारा ये इस प्राइम 1 का 1 ही रहा है, तो ये क्या है, 7 हमारा प्राइम नंबर है। अब हम देख लेते हैं कि 4 के लिए चलाकर, ठीक है, 4 हमारा क्या है, नॉन प्राइम है। तो देखो हम चलाते हैं 4 के लिए, तो हमारा 2 से लेकर कहां तक चलेगा, 3 तक चलेगा। तो सबसे पहले 2 है, तो हम 4 मॉड्यूलो कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पर इस प्राइम 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। बाहर आएगा, देखेगा क्या इस प्राइम 1 है, नहीं है, तो आगे जाएगा एल्स नॉट प्राइम प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो 4 हमारा नॉट प्राइम है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे एक ही क्वेश्चन के अंदर, कि आपको ये बताना है कि वाइल और डू वाइल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और आपको एक प्रोग्राम लिखना है सी के अंदर जो कि इस पैटर्न को प्रिंट कर रहा हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको वाइल और डू वाइल के बीच में फर्क बता देता हूँ। मैं आपको बता भी चुका हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि वाइल लूप के अंदर हमें पता नहीं होता कि हमारा लूप कितनी बार चलने वाला है। डू वाइल के अंदर भी हमें पता नहीं होता कितनी बार लूप चलने वाला है। बट हमारा जो वाइल लूप है सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है, देन एग्जीक्यूट करता है लूप की बॉडी को। लेकिन डू वाइल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, फिर कंडीशन चेक करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंडीशन चेक बिफोर लूप बॉडी, और यहाँ पे लिखा है आफ्टर लूप बॉडी। यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो होता है मे नॉट रन इवन वंस, जरूरी नहीं है कि वो एक बार रन करे, लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि भाई एटलीस्ट वो एक बार तो रन करेगा। यहाँ पर यूज केस की बात करें तो अनश्योर अबाउट एंट्री, यहाँ पर हमें पता नहीं होता कितनी बार चलने वाला है। यहाँ पर हमें इतना तो पता होता है कि एक बार लूप हमारा चलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, ये जो हमारे डिफरेंस था। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है। अब ये पैटर्न देखो, आप देखो मैं बताता हूँ ये पैटर्न कैसे है। अभी हमने पैटर्न बनाए इतने सारे, 1 2 3 4 5 तक है ना, हाँ 5 तक है। और फिर हमारा क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 एंड 1, ठीक है। ये हमारा पैटर्न है। देखो कितना इजी सा पैटर्न है। सबसे पहले पहली रो पर कितने प्रिंट हो रहा है, 5 बार प्रिंट हो रहा है। दूसरी रो पर कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 4 बार प्रिंट हो रहा है, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। तो ये उल्टा लूप चलेगा, डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, हम उल्टा लूप चलाएंगे। तो हम आई को कहां से चलाएंगे, 5 से लेकर 1 तक चलाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई को ही जे को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो जे हमारा 1 से चलेगा और हमारा जहां तक आई जा रहा है वहां तक चलेगा। तो अभी हमारा आई कितना है, 5 है। सबसे पहले ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि आई हमारा कितना है, 5 है, और जे की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है, ठीक है। तो जे की वैल्यू 1 है, सबसे पहले क्या करेगा, जे को प्रिंट करेगा। जे हमारा कितना है, 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया। तो फिर हमारा जे इंक्रीमेंट होगा, 2 होगा। क्या हमारा 2 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो 2 प्रिंट हो जा।
फिर वो अब इंक्रीमेंट होगा 3। क्या हमारा 3 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो 3 प्रिंट हो जा, ठीक है। 4 आएगा, 4 हमारा 5 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, तो प्रिंट हो जा। 5 आएगा, 5 हमारा क्या आई से छोटा है? 5 से छोटा है, नहीं है। क्या हमारा बराबर है? हाँ बराबर है, दोनों कंडीशन है, ठीक है, तो बराबर है तो भी प्रिंट हो जा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम हो गया। फिर हमारे नेक्स्ट लाइन वाला लूप कंडीशन चल जाए, स्टेटमेंट चल जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे कोड आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा जो आई है वो अपडेट हो जाएगा और 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जे फिर से 1 हो जाएगा, तो क्या हमारा 1 4 से छोटा है? हाँ छोटा है। 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है और 4 हमारा बराबर है, ये प्रिंट हो गया। फिर हमारा फिर से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा कोड, और फिर हमारा आई हो जाएगा 4 से 3, ठीक है। फिर हमारा जे हो जाएगा 1, 1 छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 हमारा 3 के बराबर है, ठीक है। इतना प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर हमारा आई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 प्रिंट होंगे। फिर हमारा आई 1 हो जाएगा, तो 1 प्रिंट होगा। तो हमारा देखो ये वाला हमने लूप क्या कर लिया? प्रिंट कर लिया। ये वाला हमने पैटर्न क्या कर लिया? प्रिंट कर लिया। तो आई होप आपको ये पैटर्न भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वो पैटर्न तो यार इजीली आप बना लोगे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा आउटपुट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें एक प्रोग्राम दिया हुआ था, हमें ये बताना था कि इसका आउटपुट क्या आएगा। काफी मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स सा प्रोग्राम था और काफी ट्रिकी था, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ना हमें एक फॉर लूप दिया हुआ है, जिसके अंदर ना तो कंडीशन है, ना तो इनिशियलाइजेशन है, ना ही इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ही कोई कंडीशन है, तो आपको पता होगा कि भाई हमारा ऐसा लूप लूप कब तक चलता है? जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू हो। बट यहाँ पर कंडीशन ही नहीं है, तो कंडीशन ही नहीं होगी तो हमारा जो लूप है वो इन्फिनाइट बार चलेगा। मतलब इसको ये रुकेगा ही नहीं जब तक इसको कोई कंडीशन ना मिले। तो देखो हम इसे एक एक बार हमें चला के देखना पड़ेगा कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम अगर हम देखें तो मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले स्टार्ट होता है इंट आई, यानी कि वेरिएबल आई है, उसके इसको हमने इनिशियलाइज कर रखा है 1 से। और फिर हमारा लूप स्टार्ट होता है। लूप के अंदर पहला स्टेटमेंट है हमारा प्रिंट और आई, ठीक है। आई को या क्या कर दिया यहाँ पर हमने? प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट के अंदर 1 आ गया। फिर हमारा आता है इफ आई इक्वल टू 5। यहाँ पर आई इक्वल टू 5 नहीं है, यहाँ पर क्या है? आई इक्वल टू 5 है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया? आई इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? आई इक्वल टू 5 तो हो गया, बट यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आता है तो हमारा लूप क्या होता है? बंद हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा लूप बंद हो गया और बाहर आ गया। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आया? हमारा 1 आया। तो आउटपुट क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आउटपुट क्वेश्चन काफी इजी सा हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा पैटर्न वाला है। तो हमें ये पैटर्न बनाना था, पिरामिड वाला पैटर्न। काफी मतलब ट्रेंडी पैटर्न है और ये हर बार जैसे ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न है, इसमें आप देखोगे तो ऑड नंबर्स जो है वो प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑड नंबर्स कैसे प्रिंट हो रहे हैं? सबसे पहले तो आप समझो कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4, 4 की स्पेस आ रही है। 1 2 3 4 की स्पेस आई, फिर हमारा एक स्टार आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखो कितने की स्पेस आ रही है? 1 2 3, 3 की स्पेस आ रही है, हमारा एक स्टार आ रहा है, फिर एक स्टार आ रहा है, फिर एक स्टार आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे 2 की स्पेस आ रही है, फिर एक स्टार आ रहा है, 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 ठीक है। फिर हमारा कितने का स्पेस आ रहा है? एक का स्पेस आ रहा है, स्टार देन स्टार 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 स्टार। मैं आपको बिल्कुल बेसिक वे से बता रहा हूँ कि कैसे हमारे पैटर्न्स प्रिंट होते हैं, ठीक है, और आपको कैसे उन्हें समझना है, ठीक है। तो ऐसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ग्रिड से समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारा प्रिंट हुआ 1, देन 3, देन 5, देन हमारा हो गया 7, देन हमारा हो गया 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे ये जो ऑड नंबर्स होते हैं वैसे प्रिंट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या प्रिंट कराना पड़ेगा? जब भी हम इस पैटर्न को प्रिंट कराएंगे तो आप समझो हमें सबसे पहले प्रिंट करानी पड़ेगी स्पेस, ठीक है। इस लूप के अंदर देखो हमें ये तो पता चल गया कि 5 रो प्रिंट होंगी। 1 2 3 4 एंड 5 रो प्रिंट होगी। सबसे पहले हमारा एक लूप लगेगा जो कि क्या करेगा? इस स्पेस को प्रिंट कराएगा, ठीक है, इस स्पेस को प्रिंट कराएगा। फिर हमारा लूप लगेगा जो कि इस पैटर्न को प्रिंट कराएगा। तो सबसे पहले हमें लूप लगाना है इस स्पेस के लिए। सबसे पहले बाहर तो एक लूप लग जाएगा जो कि क्या कर रहा होगा? हमारे इसको अच्छे खासे क्या बोलते हैं, ये रोज को प्रिंट कराएगा। फिर हमारा उसके अंदर एक लूप लगेगा जो कि इस स्पेस को प्रिंट कराएगा। फिर हमारा लूप लगेगा जो कि इस पैटर्न को प्रिंट कराएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो सबसे पहले हमारा जो हमें 3 वेरिएबल्स हमने बना लिए, आई जे और स्पेस, ठीक है। तो आई हमारा बाहर के लूप के लिए, जे हमारा अंदर के लूप के लिए और स्पेस हमारे स्पेस के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा लूप आता है आई वाला, ठीक है। तो ये क्या करेगा? 5 रो प्रिंट कराएगा क्योंकि हमें पैटर्न के अंदर 5 रो चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रिड हमारे काम आ जाएगा जो कि यहाँ पर पहले से बना हुआ है, ठीक है। ग्रिड को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आई से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले जो लूप चलेगा आई पे चलेगा, तो हमारा पहले वाले पर है, ठीक है। अब पहले वाले पे क्या होगा कि हमारा जो है स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ से लूप हमारा ये वाला पूरा यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक हमारा पूरा लूप है बाहर रोज के लिए। ये वाला हमारा लूप स्पेस के लिए है, ये वाला लूप हमारे पैटर्न के लिए है, और ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो लाइन ब्रेक के लिए है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सबसे पहले पहली रो की तरफ। तो पहली रो पर आए, ठीक है। आई इक्वल टू क्या है हमारा, 1 है। तो सबसे पहले हमें स्पेस प्रिंट करानी है। कितनी स्पेस हमें प्रिंट करानी है, सबसे पहले 4, देन 3, देन 2, देन 1, ये हमें स्पेस प्रिंट करानी है। तो हमारा स्पेस कहाँ कैसे चलेगा, तो देखो, अब स्पेस और आई के अंदर एक चीज समझो, ठीक है। तो हमारा जब आई 1 है तो हमें स्पेस कितनी प्रिंट करानी है, 4 प्रिंट करानी है, यानी कि 5 - 1। जब हमारा आई इक्वल टू 2 होगा तो हमें कितनी स्पेस प्रिंट करानी होगी, 3 स्पेस प्रिंट करानी होगी, यानी कि 5 - 2। तो जब हमें i इक्वल टू 3 होगा तो हमें कितनी स्पेस प्रिंट करानी है, 3 स्पेस प्रिंट करानी है ना। नहीं, स्पेस हमें कितनी प्रिंट करानी है, 2 स्पेस प्रिंट करानी है। तो हमारा कितना है, 5 - 3। तो आप देख रहे हो आई और स्पेस के अंदर एक रिलेशन बन रहा है, कि मतलब हम 5 माइनस अगर आई कर दें तो हमारी स्पेस मिल जाएगी। मतलब 5 - 1 करेंगे तो हमारा 4 स्पेस मिल जाएगी पहले, ठीक है। फिर अगर हम 5 - 2 कर देंगे तो हमें 3 स्पेस मिल जाएगी, और अगर हम 5 - 3 कर देंगे तो हमें 2 स्पेस मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हम 5 - 4 कर देंगे तो कितनी स्पेस मिल जाएगी, 1 स्पेस मिल जाएगी। तो हमारे स्पेस वाला काम क्लियर हो जाएगा इस वाली रिलेशन से। तो देखो हमें ये वाली रिलेशन मिल गई। अब आपको स्पेस का समझ में आ गया कि स्पेस कैसे प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पैटर्न प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखो पैटर्न में आपने एक कंडीशन देखी कि पहले हमारा स्टार 1 प्रिंट होगा, फिर हमारा स्टार 3 प्रिंट होगा, फिर हमारा स्टार कितने प्रिंट होंगे, 5 प्रिंट होंगे। तो आप देख रहे हो कि हमारा जब रो 1 है तो हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है 1। जब हमारा रो 2 है तो हमारे स्टार प्रिंट हो रहा है 3, है ना। और जब हमारे स्टार रो 3 है तो हमारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं 5, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर हम रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें 1 से, तो हमारे नंबर ऑफ स्टार निकल के आ गए। आप देखो, रो हमारा जब 1 है और हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। यानी कि स्टार हमारा एक प्रिंट होगा। अब जब हमारा जब रो 2 है तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि हमारे 3 स्टार प्रिंट होंगे। जब हमारे रो 3 है तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो आएगा 5, यानी कि 5 स्टार प्रिंट होंगे। तो हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, और फिर बाद में लाइन ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके करते हैं और हमारा पूरे पैटर्न को प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ग्रिड ले लिया है इसके लिए कि हमारा जो ये इजीली हमें समझ में आ पाए, ठीक है। तो चलो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आई इक्वल टू 1। तो आई इक्वल टू 1 है तो ये नीचे जाएगा और ये स्पेस प्रिंट कराएगा। तो 1 से लेकर ये कहां तक स्पेस प्रिंट कराएगा, 5 - i तक प्रिंट कराएगा। तो अभी हमारा i कितना है, 1 है। तो 5 - i कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये 4 स्पेस प्रिंट कराएगा। तो 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस और 4 स्पेस, 4 स्पेस प्रिंट हो गई। अभी हमारा i इक्वल टू 1 ही है, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा इस वाले लूप के ऊपर, और j इक्वल टू 1 है। 1 से लेकर ये चलेगा हमारा 2 इंटू आई माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 1 - 1, यानी कि कितना हो गया, 2 - 1, 1 हो गया, ठीक है। तो ये एक बार चलेगा, एक स्टार को प्रिंट करेगा। तो इसने क्या किया, इतनी स्पेस के बाद एक स्टार को प्रिंट कर दिया, ठीक है। हमारा पहला इटरेशन कंप्लीट हो गया। आगे जाकर हम क्या कर देंगे, लाइन ब्रेक कर देंगे और आई को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो अब हमारा आई कितना हो गया, आई इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो अब आई इक्वल टू 2 पर कहां तक चलेगा स्पेस, 1 से लेकर 5 - i तक चलेगा, यानी कि 5 - 2 तक चलेगा। 3 बार स्पेस प्रिंट होगी। तो 1, 2, 3, 3 स्पेस हमारी प्रिंट हो गई। अब हम क्या करेंगे, पैटर्न पे जाएंगे, स्टार प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टार कितने प्रिंट होंगे, j इक्वल टू 1 से लेकर 2 इंटू आई माइनस 1 तक, यानी कि 2 इंटू हमारा आई कितना है, 2 है। 2 इंटू 2 - 1 यानी कि 4 - 1, यानी कि 3 बार 3 स्टार प्रिंट होंगे। तो 1, 2 एंड 3, 3 स्टार प्रिंट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं एक बार, ठीक है। अब हमारा i इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम स्पेस कितनी प्रिंट कराएंगे, 1 से लेकर 5 - i तक। 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है, यानी कि 2 बार हमारी स्पेस प्रिंट होगी। एक तो ये स्पेस प्रिंट हो गई और एक हमारी ये स्पेस प्रिंट हो गई। अब हम जाएंगे स्टार कितने प्रिंट कराने, हमें 1 से लेकर 2 इंटू आई माइनस 1, यानी कि 2 इंटू आई कितना है हमारा, 3 है, यानी कि 3 - 1। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 - 1, यानी कि 5 बार हमारे स्टार प्रिंट हो गए। 1, 2,
3 4 एंड 5, 5 स्टार प्रिंट हो गए। अब हम जाएंगे ऊपर और फिर से इस आई को अपडेट कर देंगे। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे स्पेस कितना चलेगा, 1 से लेकर 5 माइनस आई यानी कि 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो हमारा एक स्पेस प्रिंट होगा। और हमारे स्टार कितने प्रिंट होंगे, 1 से लेके 2 इंटू आई माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 4 माइनस 1। तो 2 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। तो 7 स्टार प्रिंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टार प्रिंट हो गए। लास्ट में हम देखेंगे स्पेस कितनी प्रिंट करनी है। तो 1 से लेकर 5 माइनस आई, तो आई हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 माइनस 5 कितना होता है, 0। तो कोई एक भी स्पेस प्रिंट नहीं होगी। तो अब हम जाएंगे स्टार कितने प्रिंट करने हैं, 1 से लेकर 2 इंटू आई माइनस 1। आई कितना है, 5 है। तो 2 इंटू 5 माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 9 स्टार प्रिंट करने हैं। तो हमने 9 स्टार प्रिंट कर दिए। तो ये देखो हमारा पैटर्न बहुत इजीली बन गया, ठीक है। बस यही हमें दो चीजें पढ़नी थी और हमने समझ लिया, कितनी अच्छे से समझ में आ गया। ग्रिड से हेल्प से बहुत इजीली पैटर्न जो है वो बन जाते हैं। तो ये पैटर्न हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से पैटर्न समझ में आया होगा। और आप ऐसे पैटर्न्स करने की प्लीज कोशिश करना, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर अलग अलग टाइप के पैटर्न आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एरेज इन सी। एरेज क्या होते हैं, तो देखो एरेज काफी इजी हमारा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरे हमारा होता है, कर एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। यहाँ पे हमारे जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, अगर हम बहुत सारे इंटीजर्स को एक साथ मिला दें तो हमारा एरे बन जाता है, ठीक है। अगर हम बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ मिला दें तो हमारा एरे बन जाता है। तो अगर हम मल्टीपल डेटा को, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा को अगर हम एक जगह रख दें, उसका कलेक्शन बना दें, तो वो कहलाता है हमारा एरेज, ठीक है। मतलब आप एक बात बताओ कि अगर आपको बहुत सारे रोल नंबर स्टोर करने हैं, ठीक है, तो आप हर एक रोल नंबर के लिए इंट ए इंट बी ऐसे करके हर एक रोल नंबर के लिए ऐसे वेरिएबल बनाओगे तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो 10 भी हैं तो 10 तो चलो आपने बना लिए, लेकिन जैसे 1000 रोल नंबर है, 1 लाख रोल नंबर है, तो आप क्या सबके लिए वेरिएबल बनाओगे, नहीं। आप क्या करोगे, एरे का यूज करोगे। आप एक एरे के अंदर क्या कर दोगे, सारे रोल नंबर्स को स्टोर कर दोगे, ठीक है। तो एरेज हमारे लिए काफी यूजफुल होता है और इसके लिए एरेज का काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब एरेज को हम समझें तो जब भी हम एरे बनाते हैं तो आप ऐसे एक बॉक्स से समझ सकते हो एरे को, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो भी डेटा होता है वो कंटिन्यूअस जो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे आपने अपनी एक एरे को एक ऐसे रेक्टेंगुलर के अंदर मल्टीपल बॉक्स ऐसे मैंने बना दिए, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने क्या रख दिया, डेटा रख दिया एरे के अंदर, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो हमारा जो ये डेटा है ना वो कैसे स्टोर होता है, वो हमारा कंटिन्यूअस मेमोरी पे स्टोर होता है। मतलब कि अगर मेमोरी यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बीच में हमारा कुछ और डेटा स्टोर होगा, बाद में कुछ और डेटा स्टोर होगा। जो हमारे एरे के अंदर डेटा है वो हमारा एक साथ मेमोरी के अंदर लगातार स्टोर होगा, ठीक है। तो अगर हमें डेटा को एक्सेस करना होता है तो हमें यहाँ पे इंडेक्सेस दिए जाते हैं। जैसे कि जो भी हमारा पहला डेटा होगा उसको इंडेक्स दिया जाता है 0, दूसरा जो डेटा होता है उसे इंडेक्स दिया जाता है 1, तीसरा जो डेटा होता है उसे इंडेक्स दिया जाता है 2, चौथा जो इंडेक्स होता है उसे इंडेक्स दिया जाता है 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। मतलब कि अगर आपको यहाँ पर 1 को एक्सेस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एरे, और यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट और 0। तो आप क्या कर पाओगे, आप ये जो 1 है इसे एक्सेस कर पाओगे। अगर आपको 2 को एक्सेस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एरे स्क्वायर ब्रैकेट 1। तो आप इस 2 वाला जो डेटा है, यहाँ पे जो भी डेटा होगा जो भी आपने डाला है वो आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे एरे काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं एरे की नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, सबसे पहले जब भी हमें एरे को डिक्लेयर करना होता है तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि हमारा किस टाइप का एरे है, ठीक है। जैसे कि हमारा इंटीजर टाइप का है तो हमने लिखा इंट, ठीक है। और हम यहाँ पे जो भी हम एरे को नाम देना चाहते हैं तो हम उसका नाम लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ARR दिया है। और हम एरे का जो साइज है इस बॉक्स के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं 5 डिजिट का, 5 इंटीजर का क्या बनाना चाहता हूँ, एरे बनाना चाहता हूँ। तो हमने यहाँ पे साइज दे दिया एरे का 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक एरे बन गई जो कि जिसके अंदर आप 5 इंटीजर्स को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अगर हम इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो ऐसे होता है। मतलब कि अगर आपको इसके अंदर डेटा भी लिखना है तो आप ऐसे बॉक्स लगा के, इक्वल करके, ऐसे करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे डेटा भी लिख सकते हो, 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका पहला डेटा 10 हो गया, दूसरा 20 30 40 ऐसे आपका डेटा आ गया, ठीक है। फिर आता है मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर है। तो इंडेक्स हमारा 0 पर स्टोर है 10, 1 पे स्टोर है 20, 2 पे स्टोर है 30। अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आप, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप एरे 0 लिखोगे तो आप 10 को एक्सेस कर पाओगे, एरे 1 लिखोगे तो आप 20 को एक्सेस कर पाओगे।
तो आपको इसके जो नोटेशन रिप्रेजेंटेशन कैसे एक्सेस करना है वो आपको समझ में आ गया। एक बार मैं आपको कोड के अंदर भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जब ये प्रिंट कराना होता है ना, तो हमें लूप का यूज करना होता है, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़े, ठीक है। और उनका हम यूज करके इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। तो पहले मैं फाइल इंक्लूड करके, ये आपको इंक्लूड करनी है, ठीक है, फाइल हर बार। जब भी आप एग्जाम के अंदर भी कोड लिखोगे तो कोशिश करना कि आप फाइल को इंक्लूड करके आओ और फिर मेन फंक्शन के अंदर कोड को लिख कर आओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे, इसे जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा किस टाइप का एरे होने वाला है, फिर मैंने नाम लिख दिया एरे का, और फिर मैंने यहाँ पे साइज दे दिया एरे का। तो यहाँ पर एक हमारा एरे बन गया है। अभी हमने एरे के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। तो अगर हमें इसके अंदर कुछ भी लिखना है तो हमें ऐसे इक्वल टू लगाना है, और हम इसके अंदर जो भी ये ब्रेसेस है इसके अंदर लिख सकते हैं। अगर हम सिंगल डिजिट देंगे तो पूरा का पूरा जो है जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा एरे, ठीक है। ये जीरो से इनिशियलाइज हो गया। अगर हमें इसे प्रिंट कराना है तो हमें एक लूप का यूज करना पड़ेगा, फोर लूप का। इंटीजर आई इक्वल टू जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, और आई लेस देन इक्वल टू फाइव तक चलेगा, क्योंकि हमारा ये कब तक जीरो फाइव तक ही चला लेते हैं, ठीक है। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तक चलेगा ये, ठीक है। अब आता है हमारा आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट कराएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया, जब भी हम इसे एक्सेस करते हैं तो हम कैसे एक्सेस करते हैं, हमें प्रिंट करना पड़ता है ए आर, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमें जिस भी क्या बोलते हैं इंडेक्स को सर्च करें। जैसे कि अगर हम जीरो को करें तो हम जीरो वाली वैल्यू हमारी प्रिंट होगी, ठीक है। अगर हम ए आर आर वन करेंगे तो हमारी जीरो वन वाली वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर हम इन वैल्यू को एक, अभी तो हम जैसे कि अगर लूप मैं ना चला रहा हूँ, अभी मैं लूप को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे लूप अभी कमेंट हो गए। डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, किसी एक को प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा, और मैं यहाँ पर डी, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए आर आर हम प्रिंट कराते हैं थ्री वाले को, ठीक है। मतलब कि जो थर्ड पे डिजिट है वो प्रिंट कराते हैं। अभी मैंने क्या कर रखा है, पूरे के पूरे एरे को जीरो से इनिशियलाइज किया हुआ है। तो मैं अगर इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हो कि इन मेन पैटर्न डॉट सी इन मेन फंक्शन रनिंग रन हो भाई, क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, सॉरी सॉरी सर। अब प्रिंट होगा, आप देखो। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे एरे को किससे इनिशियलाइज किया हुआ है, जीरो से किया हुआ है। अगर मैं इसे ऐसे इनिशियलाइज कर देता हूँ, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है, मैंने पांचों डिजिट इनिशियलाइज कर दी। अगर तो तीन पे क्या आएगा, देखो, ये वाला जो हमारा वन है वो हमारा है जीरो, जो टू है वो है हमारा वन, और ये हमारा टू, और ये हमारा थ्री। तो थ्री पर क्या आएगा, हमारा फोर आएगा, क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, फोर आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे रन तो कर दिया ना, हाँ रन हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है, फोर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ऐसे एक साथ प्रिंट कराने हैं सारे के सारे। तो एक एक करके तो प्रिंट कराऊंगा तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे लूप का यूज करूंगा एक साथ प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लूप का यूज करूंगा और डायरेक्टली प्रिंट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा, एक एक करके प्रिंट करेगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा ये, यहाँ पे मैं यहाँ पर जो है बॉक्स के अंदर आई को पास कर दूंगा। तो पहले हमारा आई होगा जीरो, तो जीरो वाले को प्रिंट करा देगा। फिर हमारा आई होगा वन, तो वन वाले को प्रिंट करा देगा। तो ऐसे क्या होगी, सारी वैल्यूज हमारी प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी चलो प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पे फिर से कुछ हजब प्रिंट है, उसके बाद मैंने वो नहीं दिया, ठीक है। अब आ गया हमारा, सेमी कॉलन लगाना भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारे सारे प्रिंट हो गए, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, एक और इसके बाद ना एक बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, जिससे कि क्या हो कि हमारे जो डिजिट्स हैं उनके बाद एक नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है। तो आप देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे हमारे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कोड करके दिखा दिया और आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम एरे के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं, उसे इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक्सेस करके ऐसे हम कर सकते हैं। और हमें अगर प्रिंट कराना होता है तो हम लूप का यूज करते हैं, वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब हम देखते हैं कि हम कैसे मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज करते हैं, ठीक है। देखो, मैट्रिक्स आपने देखी है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स कुछ ऐसे होती है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे भी एलिमेंट होते हैं वन टू थ्री फोर, है ना, और यहाँ पे भी एलिमेंट होते हैं टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये एक एरे है, ठीक है, ये एक एरे है, और ये एक एरे है। तो इसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। यहाँ पर क्या होता है ना, कि एक से ज्यादा डायमेंशन में हमारे एरेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो एक ही डायमेंशन है, लेकिन हम जब यहाँ पर एक और
हमें यूज करना है, मैट्रिक्स बनानी है, तो हम यूज करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे का। तो यहाँ पे हम जैसे कि 3 बाय 3 की अगर हम एरे बनाते हैं तो हमारी एरे कुछ ऐसे बनती है, 1 2 3, ऐसे हमारी जो है एरे बन रही होती है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे एरे बनती है। और अगर हम इसके इंडेक्सेस की बात करें तो हमारा स्टार्ट होता है 0। और ये मतलब कि किस पे है, 0 रो पर है और 0 कॉलम पर है, मतलब ये रो हो गई और ये कॉलम हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो रो है वो तो 0 ही है, लेकिन जो कॉलम है वो एक बढ़ गया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो रो है वो तो 0 ही है, कॉलम हमारा 2 है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे इस तरफ, तो हमारा ये जो 4 है, इसका एड्रेस क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, 1 रो एंड 1 कॉलम, नहीं 1 रो एंड 0 कॉलम। ठीक है, अगर हम 5 की बात करें तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है, 6 के इंडेक्स की बात करें तो क्या होगा, 2 रो, नहीं 1 रो एंड 2 कॉलम। ठीक है, अगर हम 7 के इंडेक्स की बात करें तो क्या होगा, सेकेंड रो एंड 0 कॉलम। ठीक है, और इसकी बात करें तो क्या होगा, 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है, नहीं सेकेंड रो एंड सेकेंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और इसकी बात करें तो क्या होगा हमारा, लास्ट रो है सेकंड और लास्ट कॉलम है, तो ये होगा। ठीक है, 2 2। तो हम 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे देख देख के करना, मैं भूल गया। ठीक है, कोई नहीं, चलो, है ना, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे इसका इंडेक्सिंग करते हैं। तो हम इसको भी एक बार बना के देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार क्या करते हैं, मैट्रिक्स को बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें मैट्रिक्स बनानी होती है तो जैसे हमने यहाँ पर एक एड्रेस, जहाँ पर हमने एक साइज दिया था, वहां पर हमें 2 साइज देने पड़ते हैं, एक तो रो का और एक कॉलम का। तो मैं यहाँ पे बराबर का रखता हूँ, तो देखो 5 बाय 5 का हमने दे दिया। ठीक है, साइज। और अभी हम क्या करते हैं, पूरे को 0 से पहले इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, मैंने पूरे को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अगर हमें इसे प्रिंट कराना है तो हमें दो लूप्स का यूज करना पड़ता है, एक तो आई हो गया और एक जे हो गया। ठीक है, ऊपर वाला भी 5 तक चलेगा, नीचे वाला भी 5 तक चलेगा। ठीक है, तो ये चलेगा हमारा 0 से लेकर 5 तक, सेम टू सेम जैसे ऊपर वाला चल रहा है। ठीक है, और हम इसे 5 से चला दिया और जे को कर दिया प्लस प्लस। ठीक है, अब हम अंदर वाले लूप के अंदर क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो अंदर वाले लूप के अंदर सबसे पहले तो प्रिंट होगा हमारा क्या, ये जो आई है ऊपर और जो है हमारा जे। ठीक है, तो ऐसे प्रिंट होगा। तो हर एक इसके बाद हम वो नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे कि पहले जब एक रो प्रिंट हो जाएगी देन हम लाइन को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो जिससे एक मैट्रिक्स की तरह फॉर्म हो जाएगा हमारा जो जो हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एन लगा देंगे, बैकस्लैश एन, तो जिससे क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। तो हमने इसे रन कराया, तो ये एग्जीक्यूट हुआ, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे 0 0 जो है 5 साइज के वो प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ये कुछ प्रिंट हो रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसे क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ठीक है, बाहर वाला जो है वो तो हो गया हमारे एक रो के लिए। ठीक है, फिर हमारा एक अंदर होता है कॉलम के लिए। ठीक है, मतलब कि 1 2 एंड 3, ये हमारा एक कॉलम का हो गया डेटा, एक रो का हो गया हमारा डेटा। फिर हम ऐसे कॉमा लगा के दूसरी रो के लिए हम डेटा दे सकते हैं, जैसे कि 4 5 एंड 6। ठीक है, फिर हम थर्ड के लिए दे सकते हैं, जैसे कि हम दे दें 8 9 एंड 10। ठीक है, अभी हम है ना तीन ही साइज का रखते हैं, ज्यादा डेटा अभी देना नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो 3 बाय 3 का है। और यार आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसे, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कॉमा के बाद एक ब्रेक करता हूँ। ठीक है, लाइन का, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो हमने डेटा कुछ ऐसे रखा है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो 1 है, देखो ये हमारा बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह बन रहा है ना, पहले पर 1 आ रहा है, देन 2 देन 3, ऐसे हमने डेटा को क्या किया है, इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, फिर 4 आ रहा है, देन 5 आ रहा है, देन 6 आ रहा है, 7 8 एंड 9 एंड 10। ठीक है, 7 को भूल गए, कोई नहीं, भूल जाए। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर 5 को एक्सेस करना है, ठीक है, तो 5 आप देखो कहाँ पर आ रहा है, 5 हमारा सेकंड रो पर आ रहा है, यानी कि इसका इंडेक्स हम देखें तो रो में 1 होगा। और कॉलम में कहाँ आ रहा है, सेकंड कॉलम पे आ रहा है, यानी कि 1 होगा। तो हम अगर 1 1 को एक्सेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, लूप को तो एक बार हम क्या करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, प्रिंट। और हमें क्या प्रिंट कराना है, ऐसे क्या बोलते हैं इसे, फॉर्मेट स्पेसिफायर डी। ठीक है, और हमें क्या प्रिंट कराना था, हमें प्रिंट कराना था एरे, और उसका था 1 एंड 1। ठीक है, हमें ये प्रिंट कराना है। तो मेरा कहना है कि भाई अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है देखते हैं यहाँ पे। हाँ,
कुछ कंपाइलेशन में, अच्छा यहाँ पे एफ भूल गया मैं, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर मैं इसे रन कराऊंगा तो क्या आएगा? ये देखो 5 आ रहा है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे कर देते हैं 0 और इसे कर देते हैं 1। तो 0 कॉलम पे हमारा फर्स्ट वाला क्या है, 2 है। तो अगर हम इसे अब रन कराएंगे तो क्या आएगा, हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सबको एक्सेस कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना इंडेक्सिंग होती है उस इंडेक्सिंग से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको प्रिंट करा के देखेंगे एक बार में। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं और हम इसे प्रिंट कराते हैं। चलो जल्दी से भाई प्रिंट हो जाओ। तो ये क्या प्रिंट हो गया, कुछ कुछ तो फटा है। ठीक है, ये सबसे पहले 0 से लेके 5 तक चला है। ठीक है, मतलब 4 तक चला है। मतलब इसे 5 बार क्यों चलाया भाई हमने, जब उसे साइज दे रखा है 3 का, तो 5 बार क्यों चला रहे हो, एक बात बताओ। ठीक है, तो हम इसे एक 3 बार चलाएंगे। ठीक है, 5 बार नहीं चलाएंगे, आपके सामने ही जितनी गलती हो रही है वो हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे 3 बार चलाएंगे। ठीक है, हमने 5 बार क्यों चलाया समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम 3 बार चलाएंगे। तो हम चलाएंगे तो इसे देखो आप, 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड 8 9 10 प्रिंट हो गया अच्छे से, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई। अगर हम इसमें एक स्पेस दे दें तो और अच्छे से प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है यार, मैंने अभी अभी देखा कि जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो ये जो है था आपको दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे आ जा रहा था वीडियो के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब प्रिंट हो रहा है। और एक बार आप ना ऊपर वाला देख नहीं पाए। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से और अब उसे प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं प्रिंट एफ और यहाँ पे डी का यूज करना है। और हमें क्या प्रिंट कराना था, सबसे पहले हमने टू 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 प्रिंट कराया, 1 1 प्रिंट कराया था। ठीक है, 1 1 अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से प्रिंट करा लेते हैं सेमी कोलन लगा कर। तो अगर हम इसे रन कराएं तो हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे 5 आ रहा है। अब अगर हम इसे 0 और 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 रो और 1 कॉलम पे क्या है, 2 है। तो हम इसे कराएंगे तो क्या आ रहा है, जल्दी से देख लो, 2 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप रन करा सकते हो। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एरे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो सबसे ज्यादा पीवाईक्यू के अंदर पूछा जाता है, तो अभी हम देख रहे होंगे आगे, है ना, तो चिंता मत करो। सबसे पहले हम बात करते हैं, कहाँ गए हमारे नोट्स, ये रहे। ठीक है, तो अब तो आपको क्लियरली दिख समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 1D एरे कुछ ऐसा होता है और 2D एरे ऐसा होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हाँ, इनपुट भी आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, स्कैनफ लगा के आप ऐसे इनपुट ले सकते हो, जैसे मैंने आपको आउटपुट लेके दिखा आउटपुट करके दिखाया था। ठीक है, अब पासिंग एरे टू फंक्शन, आप फंक्शंस के अंदर कैसे एरेज को पास कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको फंक्शन डिक्लेरेशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन आपके आगे की यूनिट में, बट पता नहीं क्यों भाई एरे एरेज को यहाँ पे फंक्शन के अंदर पास करने के लिए बता दिया गया है। तो चलो बता देता हूँ मैं आपको एक बार। यहाँ पर आपको फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देना होता है कि आपका फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है। वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। फिर आपको फंक्शन का यहाँ पे नाम देना होता है, और फिर आपको जो भी उसके पैरामीटर्स हैं वो आपको बताने होते हैं। ठीक है, तो आपको एरेस और एरे के साथ आपको उसका साइज भी हमेशा पास करना होता है। ठीक है, आपने पहले एरे पास करना है, फिर आपको उसका साइज पास करना है। ठीक है, ऐसे होता है। और जब आप एरे को पास कैसे करोगे, आप ऐसे फंक्शन का नाम लिखोगे, उसे कॉल करोगे और एरे पास कर दोगे एरे के नाम के साथ, और उसके साइज को पास कर दोगे। ठीक है, और फिर 2D को अगर आप पास कर रहे हो तो आपको दोनों रो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों को पास करना होगा। तो एक बार इसे कोड करके देख लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं ना एरे बना लेता हूँ जल्दी से, और फिर एक फंक्शन बना के उसमें पास करके देख लेंगे एरे को। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी 1 डायमेंशन ले लेते हैं एरे, इंट ARR, और 5 साइज ले लेते हैं एरे का, और उसके अंदर कुछ नंबर्स को पहले से इनिशियलाइज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 नंबर इसके अंदर डाल दिए। अब हमें क्या करना है, इस एक ऐसे मतलब हमें फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम इस एरे को पास कर पाए। तो हम प्रिंट करने के लिए लूप का यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं प्रिंट करने के लिए डायरेक्टली, फिर उस फंक्शन से प्रिंट करवा लिया करेंगे। ठीक है, फंक्शन हमारा एक प्रोग्राम होता है जिससे हम क्या करते हैं, उसे मल्टीपल टाइम्स डायरेक्टली कॉल करके मतलब कि रन करा सकते हैं। ठीक है, हमें उसे बार बार नहीं लिखना पड़ता। तो एक हमारा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब अभी मैं आपको इसके लिए नहीं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। बस ये समझो कि फंक्शन एक हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट है, एक प्रोग्राम है, जिसको हम डायरेक्टली एक स्टेटमेंट से कॉल करके उसे रन करा सकते हैं, हमें सेम कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता उसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं, एक हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया कि इसका रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये। ठीक है, और हम इसका फिर फंक्शन का नाम देंगे, जैसे कि मैं एरे प्रिंट दे देता हूँ इसका फंक्शन का नाम, कि हम एरे प्रिंट करवाएंगे।
फिर नाम के बाद हमें ब्रैकेट में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं जो कि हम इसके अंदर यूज करेंगे, जो भी पैरामीटर एज अ पास होंगे। ठीक है, तो हम एरे को कर रहे हैं तो दो चीजें हमें चाहिए होती हैं, एक एरे का नाम और एक हमें एरे का साइज। ठीक है, तो हम इंट टाइप का एरे होगा और हम जनरली ऐसे पास करते हैं। ठीक है, और हम फिर लिख देंगे यहाँ पर एरे का साइज जो कि हम ऐसे ले लेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो फोर लूप लगा लेते हैं और फोर लूप हमारा आई जीरो से लेकर कब तक चलेगा, साइज तक चलवाएंगे। ठीक है, तो एस तक चलवाएंगे और आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे को प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर डी और एक स्पेस दे देते हैं और यहाँ पर हम कॉमा लगा कर जो भी हमें प्रिंट कराना है, जैसे कि एरे आई हमें प्रिंट करवाना है तो वो हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक कॉमा सेमी कॉलन लगा देता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा जो भी एरे हम पास करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए पहले फंक्शन का नाम लिखोगे आप। ठीक है, तो फंक्शन का हमने नाम लिखा। ठीक है, और हमने यहाँ पर कॉल करेंगे इसे। तो कॉल करने के लिए हमें पैरामीटर पास करने हैं। तो हमने एरे का नाम और जो एरे का साइज है, एरे का साइज कितना है, 5 है, तो हमने 5 कर दिया कॉल। तो हमारा ये है। अब हम ऐसे करके कॉल करेंगे और जो भी हमें करवाना है वो फंक्शन कर देगा, जो भी हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो हमने इसे कॉल किया। तो कॉल करने के बाद ये हमारा चल गया। तो आप देख सकते हो 1 2 4 5 ये जो था हमारा फंक्शन चल गया। ठीक है, तो एरेस के टॉपिक से हमारा एक ही पीवाईक्यू हर बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 साल के पीवाईक्यू लिए हैं, तो तीनों बार हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कैसे होता है। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में देखो ये 3 4 चीजें होती है जैसे बनकर आता है। ठीक है, या तो दोनों जो मैट्रिक्स है हमारी उनके साइज अलग अलग होंगे, एम और एन में ऐसे लिखा रहता है। अगर सेम साइज का है तो एन इंटू एन लिखा होता है। ठीक है, और आपसे ये भी बोल दिया जाता है कि भाई क्या करो कि आप ना जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कराओगे उसमें जो मैट्रिक्स है उसका साइज और जो उसके एलिमेंट्स है वो यूजर से इनपुट करवाना। तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोग्राम करवाऊंगा जिसमें ये सारे वेरिएंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं थोड़ा जल्दी से कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती क्या है, क्योंकि आप भाई बड़े लोग हो, है ना। तो देखो सबसे पहले हम 2 बाइट 2 की मैट्रिक्स लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, 2 into 3 4 5 एंड 5 into 3 2 1। ठीक है, तो हमने ये हमारी मैट्रिक्स है। तो देखो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है ना कि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन जब ही होती है, देखो ये हमारी कितनी है, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है और ये हमारी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। तो इसकी ये है हमारा नंबर ऑफ रो, ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारे नंबर ऑफ रो, ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ए मैट्रिक्स है और जो बी मैट्रिक्स है, अगर हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम है ए का वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो के बी के। ठीक है, मतलब कि ये और ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ये समझ में आ गया। और जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो हमारा इक्वल इक्वल आएगा नंबर ऑफ रोज के तो ए के और नंबर ऑफ कॉलम के बी के, मतलब कि 2 बाई 2 का आएगा। ठीक है, तो ऐसे फाइनल मैट्रिक्स आता है। तो चलो जल्दी से इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होती है, आपको सबसे पहले तो इसकी रो लेनी है और इसकी कॉलम लेनी है। ठीक है, तो इसकी रो में आएगा 2 into 5। ठीक है, तो 2 into 5 कितना हो गया, 10। ठीक है, फिर आपको करना है 3 into 2। 3 into 2 कितना हो गया हमारा, 6। ठीक है, तो ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया। अब हम दूसरा एलिमेंट कैसे लेंगे, इसकी जो रो है वो तो सेम रहेगी। ठीक है, और जो इसकी कॉलम है वो चेंज हो जाएगी। तो 2 into 3 कितना हो गया हमारा, 2 into 3 हो गया हमारा 6। ठीक है, फिर हमारा 3 into 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा दूसरा एलिमेंट आ गया। ठीक है, इसे प्लस कर देते हैं। फिर अब नीचे के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली रो लेंगे और ये वाली कॉलम लेंगे। तो 4 into 5 कितना हो गया, 20 हो गया। 5 into 2 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 into 3 कितना हो गया, 4 into 3 12 हो गया। 5 into 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये हमारी जो फाइनल मैट्रिक्स है वो ये आएगी कि 16 9 30 एंड 17। ठीक है, तो यही रूल का हम यूज करके क्या करेंगे, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बहुत ईजी है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। और इसके अंदर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैसे आती होगी, मैंने एक बार करके भी दिखा दी। अब इसके अंदर आपको देखो ये देखना है कि देखो जब हम पहले अभी जब प्रोग्राम देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पहले क्या होता है कि जो ये वाला है हमारी जो रो है वो सेम रहती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारी कॉलम चेंज, यहाँ पर जो है हमारी कॉलम सेम रहती है लेकिन रो चेंज होती है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो हमारा पहला वाला मल्टीप्लीकेशन होगा उसके अंदर जो हमारी रो होगी वो सेम रहेगी और जो सेकंड और जो इसकी कॉलम रहेगी वो चेंज होगी। ठीक है, मतलब कि रो तो सेम है, आई इक्वल टू अगर हम 0 रखें तो वो तो 0 ही रह रही है, लेकिन इसके अंदर कॉलम चेंज हो रही है, ये पहला देन दूसरा। ठीक है, तो इसके अंदर कॉलम जो है चेंज होगी। ठीक है,
और अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि हमारी जो कॉलम है वो तो सेम है 5 2, मतलब ये जो कॉलम है वो तो सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, रो चेंज हो रही है, ठीक है। तो रो हमारी चेंज होगी और जो हमारा कॉलम है वो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा ऐसा वेरिएबल होगा जो कि चेंज नहीं होगा वो हमें रखना है ए के रो में और बी के कॉलम में, और जो चेंज होगा वो हमें रखना है ए के कॉलम में और बी की रो में, ठीक है। बस आपको इस लॉजिक का याद रखना है, फिर आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर पहले हम सम को स्टोर कर लेंगे और वापस इनका जो मल्टीप्लीकेशन है उसे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी सा एकदम मेथड होने वाला है, और आपने पहले मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अब हम इसका जल्दी से कोड समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हमारी एरे का जो साइज है दोनों का वो अगर डिफरेंस है, या फिर हमारा जो एरे का साइज है वो सेम है, तो दोनों में ये जो कोड है हमारा काम कर जाएगा। मैंने इस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या है, साइज इनपुट करा रहे होंगे आप, और फिर आप इनपुट करा रहे होंगे जो आपके एलिमेंट्स है उनको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो साइज होता है ना वो मेनली 3 ही होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो पहला मैट्रिक्स है ए, उसका जो रो है, ठीक है, और उसका जो कॉलम है, और जो ये बी है मैट्रिक्स, उसका जो रो है और उसका जो कॉलम है। तो यहाँ पर जो ए का कॉलम होता है और जो बी का रो होता है वो दोनों का सेम होता है, ठीक है। अगर सेम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 ही चीजों को इनपुट कराएंगे, और क्योंकि ये 3 ही तो चीजें मेन है जो अलग अलग होंगी, तो देखो यहाँ पर हमें एम एन पी, हमने 3 चीजें इनपुट में लेंगे। तो हमने वेरिएबल 3 बना लिए, और हमने इनपुट के अंदर सबसे पहले तो रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए का ले लिया, ठीक है, एम एन पी के अंदर स्टोर हो गए, ठीक है। एम हो गया हमारा रोज रो ऑफ मैट्रिक्स ए, और जो एन है वो हो गया हमारा कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा जो कॉलम ऑफ ये जो एन है ना वही हमारा रो बन जाएगा मैट्रिक्स बी के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे जो रोज एंड कॉलम कॉलम एंड रोज जो होते हैं ए और बी के वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कॉलम ले लिया बी का, ठीक है। तो आई होप आपको यार इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि अब हम क्या करेंगे। अब हमने यहाँ पर एरे बना ली उस साइज के हिसाब से। तो देखो यहाँ पर हमने पहले ए का तो ले ही लिया था, बी का हमने जो एन था यहाँ पर ए का, वही हमने यहाँ पे बी का रो रख दिया, ठीक है। अब हमने एक और मैट्रिक्स बनाई है जो कि हमारी इसके नंबर ऑफ कॉलम इंटू इसके नंबर ऑफ रो इंटू इसके नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगी, जो कि हमारी रिजल्ट रहेगी। मतलब कि इसके अंदर जो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा उसका रिजल्ट इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कैसे हम साइज को इनपुट कराएंगे। तो हम एक डायरेक्टली लूप चलाएंगे, 2 लूप चलाएंगे, मतलब उसके अंदर क्या करेंगे, हम साइज को इनपुट करा लेंगे ए के जो भी रोज एंड कॉलम्स होंगी उनको, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ही बी के को भी इनपुट करा लेंगे, ठीक है, जो भी रोज एंड कॉलम्स होगी। पहले बाहर वाला जो लूप चलेगा रो के लिए चलेगा, अंदर वाला लूप कॉलम के लिए चलेगा। अब हमने दोनों को क्या कर लिया, एलिमेंट्स को इनपुट करा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो इनपुट कराए हैं वेरिएबल, देखो सबसे पहले हमने एम लिया जो कि हमने इनपुट करा लिया 2, फिर हमने एन कराया वो भी 2 करा लिया, और हमने पी भी 2 करा लिया। तो हम मानते हैं कि हमारे जो मैट्रिक्स का साइज है वो 2 बाई 2 का होने वाला है, ठीक है। तो हमने ये 2 मैट्रिक्स बना ली, और तीसरी भी बना ली है हमने, बट अभी हम बात करेंगे। तो पहली मैट्रिक्स के हमने एलिमेंट डाले 1 इंटू 2 इंटू 3 और 4, और यहाँ पे हम 1 2 3 एंड 4 हमने ये मैट्रिक्स के एलिमेंट डाले हैं। अभी हम इसे मतलब रन करा के दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई में इस वाले की तो रो लेते हैं और इस वाले की कॉलम लेते हैं, ठीक है। दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम समेशन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एम के लिए चलाया। एम क्या है हमारा, ये जो रो है हमने उसके लिए चलाया, ठीक है। फिर हमने पी के लिए चलाया, ठीक है। तो पी हमारा क्या है, इसकी कॉलम है उसके लिए चलाया। तो देख रहे हो आप, हमने इसकी रो के लिए और उसके कॉलम के लिए चलाया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हमने दोनों के लिए लूप चला दिया। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये दोनों लूप से काम हो जाता, लेकिन क्या होता है कि इसकी जो रो है वो तो सेम रहती है, मतलब कि जो अगर हम i इक्वल टू 0 लेंगे तो वो पूरे के पूरे में जो मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है वो सेम रहती है। लेकिन अगर हम इसकी कॉलम की बात करें तो वो भी सेम रहती है, सी इक्वल टू अगर हम 0 ले लें तो वो भी सेम रहेगी। तो ऐसा कौन सा वेरिएबल होगा जो कि चेंज होगा, मैंने अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पर जो ये रो चेंज हो रही है और यहाँ पर कॉलम चेंज हो रही है, तो हमें एक ऐसा वेरिएबल लेना होगा जो कि मल्टीप्लाई के टाइम पर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, के को लेंगे, ठीक है, एक और लूप चलाएंगे के इक्वल टू 0 से लेकर एन तक, ठीक है। एन हमारा क्या है, एन हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स है इसका, ठीक है, ए का। तो हम इसके नंबर ऑफ कॉलम के लिए क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, ठीक है।
तो अब हमने के लिए लूप चला दिया जो कि हमारा 2 बार चलेगा, ठीक है। तो और हम फिर क्या करेंगे, ये जो हमारी मल्टीप्लाई करके जो हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी उसके अंदर इसे स्टोर कराते रहेंगे मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो चलो एक बार इसे ड्राई रन करके देखते हैं। तो पहले हमारी आई की वैल्यू है 0, ठीक है, और जे की वैल्यू है 0, और हमारे के की वैल्यू भी है 0। और अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा आई के और के इंटू जे। तो आई और के क्या है, आई हमारा 0 है और के हमारा 0 है, तो हमारा ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो 1 इंटू किस में करना है, के इंटू जे। तो के इसके अंदर क्या है, के हमारा 0 है और जे भी हमारा 0 है, तो 1 इंटू 1। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, तो 1 आ गया यहाँ पर। अब 1 को क्या करना है हमें, प्लस करना है सी आई जे के साथ। तो सी आई जे तो अभी हमने इनिशियलाइज कर रखा है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, पूरी की पूरी मैट्रिक्स को सी वाली को 0 से इनिशियलाइज कर दिया था। तो ये क्या है, 0 है। तो अभी ये 0 है, तो ये अभी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब वापस से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा के है वो चेंज होगा। आई और जे तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, के सिर्फ चेंज होगा। तो के क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है। तो के क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। आई भी 0 है, जे भी 0 है। तो पहले क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी 1, है ना, आई और के। आई हमारा क्या है, 0, और के क्या है हमारा 1। तो आई तो हमारा 0 रहेगा, तो रो हमारी 0 रहेगी, और के हमारा 1 आ गया, तो कॉलम हमारी ये हो गई 2। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2। और यहाँ पर क्या होगा कि जे तो 0 रहेगा, और हमारा जो के है वो भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 को हमें क्या करना है, समेशन करना है, ठीक है। पहले हमारा 1 था ना, तो उसके साथ समेशन करके क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर ये स्टोर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये खत्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2 थी। तो 0 चल गया, 1 चल गया। अब हमारा जो 2 आएगा ना आगे, जो के की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 हमारा क्या 2 से छोटा है, नहीं है, क्योंकि 2 से तो वो बराबर है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा लूप है वो, यहाँ के वाला काम हो गया, ठीक है, के हो गया। अब ये क्या करेगा, जे को इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आई तो अभी यहीं पे रहने वाला है, क्योंकि पहले ये इससे मल्टीप्लाई करवाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करवाएगा, देन आई चेंज होगा, ठीक है। तो अब हमारा के का ये वाला काम हो गया, सीधे वाला, ठीक है। अब क्या करेगा, के हमारे के की वैल्यू यहाँ पर खत्म, 0 ही रहेगी फिर से। बट यहाँ पर क्या होगा, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा। जे हमारा 0 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जे हमारा कहाँ पहुंच गया, ये जो हमारा कॉलम पहला वाला था, ये कॉलम दूसरा हो जाएगा, और ये रो हमारी सेम रहेगी, ठीक है। तो अब 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब क्या होगा कि जो फिर से आगे बढ़ेगा, ये जो के की वैल्यू आगे बढ़ेगी, तो जे तो सेम ही रहने वाला है, इसमें ही रहने वाला है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगी 2 की किससे, 4 से, ठीक है। तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई कितनी होगी, 2 4 जा 8, ठीक है। तो प्लस कर देंगे 8 को। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा आई का भी काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लूप जाएगा ऊपर, और आई की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और जे की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, और के की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 होगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 0, और के की वैल्यू 0। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हौच पौच हो गई है, एक बार डिलीट कर देते हैं वापस, है ना। और ये क्या करता हूँ ना, इसे इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। तो अब हमारा आई आ चुका है 1 पर, ठीक है। और 0 है हमारा 0, जे हमारा 0, और के हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई हमारा 1 पर है, ठीक है, 1 पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे के आई इंटू के, ए आई के की, ठीक है। तो आई क्या है, 1 है, तो 1 पर ये आएगा, और के की वैल्यू क्या है, 0, तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, बी के जे से। तो जे के क्या है अभी हमारा, 0 है, और जे क्या है हमारा, 0 है, तो वो ये वाला है, ठीक है। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, किससे प्लस करेंगे हम, हमारा यहाँ पर क्या होगा, के की इंक्रीमेंट होगी, आई हमारा वही रहेगा, तो 1 और के, 1 और 1, यानी कि 1 और 1 क्या है हमारा, 4, ठीक है। और के बी 1 है, और जे हमारा क्या है, 0 है अभी, ठीक है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, 3 से। तो किससे मल्टीप्लाई होगी, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमारा आगे बढ़ेंगे, आगे क्या होगा कि हमारी जो जे की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, आई की वैल्यू वही रहेगी। तो जे हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जे हमारा यहाँ पर आ गया, आई हमारा इतना ही है। तो आई की 3 की इंटू होगी 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, और 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और ये जब ये सब समीशन तो हो ही गए होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये हमारा 15 हो जाएगा, और ये हमारा 22 हो जाएगा। तो ये जो फाइनल आंसर है, हम यहाँ पर वापस से लूप चलाकर प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, सी आई जे से, ठीक है।
तो देखो इतना, मतलब मैं बताऊं, यहाँ पर मैंने समझाया है, फिर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट इसके अंदर जो मेन लूप है वो बस ये वाला लूप है, ठीक है। ये वाला लूप अगर आप समझ गए तो सारा काम हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये तो आपका समेशन के लिए हो गया, जो आपका फाइनल मैट्रिक्स है Cij, ठीक है। ये आपका चलता जा रहा है और हर एक मैट्रिक्स पे जाके अपने काम को करता जा रहा है, ठीक है। जो सबसे मेन है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो ए की जो रो है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी, तो आपको उसे आई देना है। और चेंज क्या होगा, के चेंज होगा, तो आपको कॉलम को यहाँ पर के दे देना है। और यहाँ पर इसका जो रो है वो चेंज होगी, जो कॉलम है वो सेम रहेगा, तो आपको के यहाँ पर इसको रो को देना है और जे आपको कॉलम को देना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया जो लॉजिक है, तो आपका सारा काम बन जाएगा। तो यही होता है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बहुत इजी है, मतलब कि देखो, अगर आपको ये वाला जो लूप है अगर याद हो गया, मतलब कि आप समझ गए, तो आपका काम बन गया, ठीक है। अगर आप इसके अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि कैसे होगा, तो अब भाई आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप इसे याद भी कर सकते हो और आप समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा कैरेक्टर एरेज एंड स्ट्रिंग इन सी। तो ठीक है, कैरेक्टर एरे क्या होता है, देखो, पहले हम समझो कि स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। जब भी हमारे मल्टीपल कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे कि कृष्णा लिखा हुआ है मेरा नाम, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कृष्णा लिखा है ना, ये क्या है, हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। मतलब कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स, तो वो होता है हमारा क्या, स्ट्रिंग। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स वो होता है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे कि आपका नाम हो गया, ठीक है, आपका सरनेम हो गया, वो सब क्या है, हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे सी के अंदर ना स्ट्रिंग नाम से ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, जो हमारे कैरेक्टर होते हैं उसका एरे जो होता है, उससे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं। मतलब कि कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टर हमारे जो सिंगल वर्ड कैरेक्टर, सिंगल लेटर कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि के एक हमारा कैरेक्टर है, आर एक हमारा कैरेक्टर है, आई एक हमारा कैरेक्टर है, एस हमारा एक कैरेक्टर है, एच हमारा एक कैरेक्टर है। तो हम क्या कर देंगे, इन सब कैरेक्टर का एक एरे बना देंगे। एरे क्या होता है, हमारा कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो ये सब हमारे सिमिलर डेटा टाइप की तो है, कैरेक्टर की तो है, हम इसका एक एरे बना देंगे नेम नाम से। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो, ऐसे होता है सी के अंदर। एक खास बात और है कि सी के अंदर ना, आप अगर मतलब अपने जो आपका कैरेक्टर एरे जब आप उसे बनाते हो, तो अपने आप है ना, वो एक नल कैरेक्टर ले लेता है, जो कि हमारा ये बैक स्लैश और जीरो करके होता है, जो कि ये बताता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है, आपकी जो एरे ऑफ कैरेक्टर एरे है, वो यहाँ पर खत्म हो गई है, ठीक है। अपने आप आ जाएगा। अगर आप जैसे आप इनिशियलाइज करना चाहते हो तो इनिशियलाइज कर सकते हो, अगर आप नहीं भी करोगे तो वो अपने आप लास्ट में एंड में लग जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि हमारी एक स्ट्रिंग है यहाँ पर अनस्टॉप करके, तो यहाँ पर क्या है, यू हमारा, आपको यू को अगर एक्सेस करना है तो आप जीरो से कर सकते हो, एन को करना है तो आप वन से कर सकते हो, और अगर आपको इसको पूरे को प्रिंट कराना है तो आप लूप से करा सकते हो प्रिंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन समझते हैं कैरेक्टर ऑफ एरे का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे है, एक हमारे पास एरे है कैरेक्टर टाइप की, जिसका नाम है नेम, और ये कितने साइज की है, 10 साइज की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एक में तो ये हमारा आ जाएगा ना बैक स्लैश जीरो, जो कि एंड बता रहा होगा, तो यहाँ पे सिर्फ आप 9 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इनिशियलाइजेशन की बात करें, तो बिल्कुल जैसे हम एरे के अंदर करते थे, बिल्कुल वैसे ही इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नेम वन के अंदर क्या कर रहे हैं, एलिस करके हमने इनिशियलाइज कर दिया, और लास्ट में ये हमने खुद ही कर दिया इनिशियलाइज, ठीक है, मैन्युअली टर्मिनेट कर दिया कि यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ऐसे एलिस लिख देते हो इसके अंदर, तो अपने आप ऑटोमेटिकली लास्ट में ये नल ऐड हो जाएगा, जो कि बता देगा कि आपकी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई है, ठीक है। तो इससे इसमें क्या होता है कि हमेशा दिमाग में रखो कि एक आपको एक्स्ट्रा स्पेस देनी है, जो कि ये नल कैरेक्टर के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको स्ट्रिंग को इनपुट कराना है, तो आप स्कैनएफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल तीन टाइप्स हैं। तो सबसे पहले तो आप स्कैनएफ से करा सकते हो, ठीक है। आप स्कैनएफ से क्या कर सकते हो, उसे इनपुट करा सकते हो। बट इनपुट के अंदर जैसे आप अपना नाम लिख रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा कृष्णा, और मैंने स्पेस लूंगा शर्मा, शर्मा से पहले, ठीक है। तो मैंने सरनेम से पहले एक स्पेस लिया और शर्मा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही स्पेस आएगी ना, तो स्कैनएफ के अंदर वहीं पर आपका ये जो इनपुट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और सिर्फ वो कृष्णा ही इनपुट के अंदर लेगा, शर्मा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेस आ गई। तो स्कैनएफ का इसके लिए यूज नहीं होता, क्योंकि जैसे ही स्पेस आती है वहां पर ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है।
तो दूसरा हमारे पास क्या मेथड है, दूसरा ये है कि हम गेट और पुट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट हमारा स्पेस को ले लेता है, बट कभी कभी जब आप मल्टीपल लाइंस को लेते हो तो ये थोड़ी दिक्कत करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अनसेफ होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक आपने कैरेक्टर बनाई, आप गेट से पूरा का पूरा अपने जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको इनपुट करा सकते हो और पुट से आप उसे शो करा सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास थर्ड मेथड भी है जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट मेथड है वो है हमारा एफ गेट। आप इसका ही सबसे ज्यादा यूज करोगे जब आप इनपुट करा रहे होगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि आप आपकी जो स्ट्रिंग है उसका साइज भी लिख देते हो और std in करके आप लिखते हो, और यहाँ पर आप अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखते हो जिसमें आप इनपुट करा सकते हो, ठीक है। ये सबसे सेफ वे है किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट कराने का, ठीक है। इसके अंदर आपके स्पेस भी इंक्लूड हो जाएंगे और कोई भी ओवरफ्लो नहीं होगा, और अगर आप मल्टी लाइन भी लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो एफ गेट सबसे बेस्ट होता है, इतना आपको याद रखना है, ज्यादा इसका प्रैक्टिकली जाना नहीं है क्योंकि इससे कोई भी रिलेटेड अभी तक पीवाईक्यू आया नहीं है स्ट्रिंग के रिलेटेड। अब हम स्ट्रिंग के कुछ कॉमन फंक्शन देखते हैं जो कि 2 नंबर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब जो ये फंक्शंस आप जब भी यूज करोगे अपने कोड के अंदर, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ये जो हेडर फाइल है स्ट्रिंग डॉट एच, ये हमेशा इंक्लूड करनी है। अगर आप ये इंक्लूड नहीं करोगे तो ये जो फंक्शन है वो काम नहीं करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा एस टी आर एल ई एन, यानी कि स्ट्रिंग लेंथ। यहाँ पर आपको ये स्ट्रिंग की लेंथ बता देता है, जैसे कि आपने यहाँ पर स्ट्रिंग हेलो लिखा, तो आप इससे करवाओगे तो आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी 5, ठीक है। 5 ही तो इसकी लेंथ है, HELLO, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये है ना क्या करता है, ये जो नल कैरेक्टर है इसे एक्सक्लूड कर देता है, इसको नहीं जोड़ता है लेंथ के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा स्ट्रिंग कॉपी। ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी कर सकता है। तो देखो जैसे कि आपने सोर्स लिया ये वर्ल्ड, और आपने क्या किया, इसको कैरेक्टर एक डेस्टिनेशन एक और ले लिया आपने, और क्या कर दिया, STRCPY लिखा, और यहाँ पे डेस्टिनेशन पहले लिख दिया और फिर सोर्स लिख दिया। तो जो भी सोर्स के अंदर कैरेक्टर होंगे वो हमारे डेस्टिनेशन के अंदर अपने आप कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो कि है हमारा स्ट्रिंग कैट। तो स्ट्रिंग कैट क्या करता है कि आपका स्ट्रिंग जो है उसके अंदर कोई भी अगर आपको कैरेक्टर को अपेंड करना है तो यूज होता है। जैसे कि आपका कोई भी नाम है, उसके एंड में अगर आपको कोई भी कैरेक्टर को अपेंड करना है, ऐड करना है, तो आप इसका यूज करते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक कैरेक्टर है हेलो करके, ठीक है। तो आपके पास हेलो है ना, आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है। फिर आपने एक और एरे बनाया बी नाम से जिसके अंदर आपने रखा वर्ल्ड को। तो आपको क्या करना है कि हेलो और वर्ल्ड को साथ में लाना है, ठीक है। कॉनकेटिनेट करना है, या फिर आपको ये जो वर्ल्ड है उसे हेलो के पीछे अपेंड करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर STRCAT लिखोगे और पहले जो लिखना है वो लिखोगे, और फिर बाद में जो अपेंड करना है वो लिखोगे। तो यहाँ पर साथ में आ जाएगा वो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जब भी आप इसे आप रन कराओगे तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कंपेयर की, ठीक है। ये क्या करता है, कंपेयर करता है आपकी मल्टीपल स्ट्रिंग्स को। ये ज्यादातर देखो, जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर कंपेयर की बात होती है तो वहां पर जो हमारा आउटपुट में आंसर आ रहा होता है वो आता है हमारा 0 या 1, ठीक है। अगर आपका वो कंपेयर करने पर इक्वल हो जाता है तो आपका 1 आ जाएगा क्योंकि आपका आंसर सही है, ट्रू है। अगर नहीं होता तो 0 आ जाएगा कि वो कंपेरेबल, वो मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस, ये आपको पता होने चाहिए कि आपके 2 नंबर के अंदर आ सकते हैं, और अगर 3-4 फंक्शन एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल दिए तो वो 7 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर, अब हमने एरे पढ़ा, एरे क्या था, एरे के अंदर जो हमारे डेटा टाइप्स थे वो सिमिलर टाइप के थे और उनका कलेक्शन था। बट स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं सी के अंदर। मतलब इसके अंदर क्या होता है ना कि हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं वो हम अलग अलग यूज कर सकते हैं एज अ कलेक्शन, ठीक है। जैसे कि हम एरे के अंदर क्या कर सकते थे, सिर्फ जैसे कि अगर हमें रोल नंबर रखने हैं तो हम रख सकते थे, जैसे कि हमें 10 20 सेम टाइप का डेटा रख सकते थे। लेकिन अब एक बात सोचो कि हमें क्या करना है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका एक नाम होता है, उसके मार्क्स होते हैं, उसके रोल नंबर होता है, उसका एज होता है। तो ऐसे क्या है कि नाम जो है वो कैरेक्टर टाइप का डेटा है, और जो आपका एज है वो आपका नंबर है, इंटीजर है, रोल नंबर भी इंटीजर है, ठीक है। और उसके मार्क्स अगर फ्लोट फ्लोट में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल टाइप्स का डेटा है। अगर आप इसकी एरे बनाने जाओगे तो आपको बहुत सारी एरे बनानी पड़ेंगी एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर आपको पास ऐसा पावर आ जाए, आपके पास ऐसा चीज आ जाए जिससे कि आप स्टूडेंट का पूरा डेटा एज अ एक स्टूडेंट के नाम से स्टोर कर सको, तो वो होता है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या करता है, हमारे डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को एज अ कलेक्शन हमें यूज करने की परमिशन देता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, कि हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है सी के अंदर, दैट अलाउ यू टू ग्रुप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टुगेदर अंडर अ सिंगल नेम। आप एक नेम के अंदर उसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। Think of it like a box that can hold multiple items like integer, string, float together, ठीक है। It's useful when you want to store related information about an entity, जैसा कि कस्टमर के बारे में अगर हमें उसका अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस ये सब रखना है तो ये बहुत यूजफुल होता है, ठीक है।
अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो आप इसको जस्ट स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखोगे और फिर आपको जो भी स्ट्रक्चर का अपने नाम रखना है, जैसे कि स्टूडेंट रखना है तो आप स्टूडेंट रखोगे और फिर जो भी आपको डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन करने हैं वो आप करोगे, जैसे कि यहाँ पर किए हुए हैं कि स्ट्रक्ट और फिर कस्टमर और फिर पहले लिखा हुआ है इंटीजर टाइप का हमारा अकाउंट नंबर रहने वाला है, कैरेक्टर टाइप का उसका नाम रहने वाला है और उसका जो बैलेंस है वो फ्लोट टाइप का रहने वाला है। ठीक है, तो हमने ये तीन डेटा टाइप एक साथ यूज कर लिया और जब भी हमें ये स्ट्रक्चर बनाने होंगे तो हम डायरेक्टली अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि C1 C2 करके हम मल्टीपल जो कस्टमर्स हैं वो बना सकते हैं इस टाइप के, मतलब कि ये जो कस्टमर टाइप के हम अलग अलग जो है डेटा टाइप्स बना सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो अब हमारा आता है सबसे पहले दिस डिफाइन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कस्टमर विद 3 मेंबर्स। इसके अंदर ये जो डेटा टाइप्स हैं इन्हें मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, पहला हमारा इंटीजर है, दूसरा हमारा स्ट्रिंग है, तीसरा हमारा फ्लोट है। ठीक है, तो अगर हमें इसके वेरिएबल्स बनाने तो हम कैसे बनाएंगे, हमें जस्ट लिखना है स्ट्रक्ट और आगे कस्टमर देन C1। ठीक है, तो हमारा ये जो C1 है वो एक हमारा वेरिएबल बन गया। अब हम जस्ट इसकी जो वैल्यूज हैं उसे स्टोर करवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि C1 डॉट अकाउंट नंबर जो होगा इसका 101 होगा और हम इसका जो नेम है वो हम स्ट्रिंग कॉपी का यूज करके एलिस इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं C1 डॉट नेम से, और C1 डॉट बैलेंस से हम इसका बैलेंस स्टोर करा सकते हैं डेसिमल टाइप का। तो देख रहे हो कितना इजी हो गया हमें सारा डेटा लिखने में। अब जस्ट आप अगर C1 को मतलब प्रिंट कराओगे तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका सारा डेटा C1 के अंदर स्टोर हो गया, तो हमारा एक कस्टमर 1 हो गया। तो इसके अंदर अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो आप डॉट ऑपरेटर से किसी भी मेंबर को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और स्ट्रक्चर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी एंड ईच मेंबर हैज इट्स ओन स्पेस। अब ये हम जब यूनियन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कितना पावरफुल है स्ट्रक्चर। ये जो इसकी मेमोरी होती है वो कंटिन्यूअस स्पेस पे होती है और इसके अंदर जो मेमोरी स्पेस होती है वो हर एक मेंबर के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक मेंबर की बस स्टोरेज है और मेंबर की स्टोरेज नहीं है, या फिर सारे मेंबर्स ने एक ही स्टोरेज ले रखी है। यहाँ पे सारे मेंबर्स की अलग अलग स्टोरेज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनियन की। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अभी जो एक पीवाई आया हुआ है इसके रिलेटेड वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है यूनियन। ठीक है, स्ट्रक्चर और यूनियन बहुत सिमिलर से हैं और ज्यादातर इसके अंदर डिफरेंस हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो यूनियन बिल्कुल सिमिलर है स्ट्रक्चर से, बट इसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारे एक मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दिक्कत ये होती है कि एक टाइम पर एक ही मेंबर जो है वैल्यू को होल्ड कर सकता है। ठीक है, अगर कोई और वैल्यू, अगर आप और दूसरे को वैल्यू दे दोगे तो क्या होगा, वो ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो वो वैल्यू पहले वाली आपकी गायब हो जाएगी। तो इस वजह से यूनियन बहुत कम यूज होता है और इसके अंदर जो मेमोरी स्पेस होती है वो सेम होती है। और इट्स यूजफुल व्हेन यू नीड टू स्टोर वन ऑफ मेनी पॉसिबल डेटा टाइप्स इन अ सिंगल वेरिएबल टू सेव मेमोरी। बस ये आपके जो मल्टीपल डेटा टाइप्स है उनको सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज होता है, जिससे कि आपकी जो मेमोरी है वो सेव हो जाए। ठीक है, अब अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो देखो बिल्कुल सेम है जैसा कि हमारे स्ट्रक्चर का था। बस यहाँ पर क्या होता है कि यूनियन कीवर्ड का यूज होता है और यूनियन के नेम का यूज होता है, देन आप जो भी डेटा टाइप देना चाहते हो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो, तो हमने यहाँ पर यूनियन लिखा है, फिर हमने डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाया, एक हमने इंट नम बना लिया, इन डेसिमल फ्लोट डेसिमल बना लिया और कैरेक्टर टाइप का हमने लेटर बना लिया। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यूनियन डेटा 1 करके हमने एक वेरिएबल भी बना लिया। अब क्या हो रहा है कि अब हम इस वेरिएबल को डॉट ऑपरेटर से एक्सेस तो कर सकते हैं कि हमने D1 डॉट नम लिखा और उसकी वैल्यू कर दी 10। तो यहाँ पर क्या हो गया, D1 के अंदर स्टोर हो गया 10। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर जो D1 के अंदर जो हमारा नम है ना उसके अंदर स्टोर होना चाहिए, बट यहाँ पर एक ही इसकी मेमोरी स्पेस होती है तो यहाँ पर ये स्टोर हो गया। फिर अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे D1 नम को तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 10, सबको पता है। फिर अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम D1 डॉट डेसिमल 3.14 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नम है ना ऊपर वाला वो हमारा ओवरराइट हो जाएगा 3.14 से। मतलब आप एक टाइम पर एक ही वैल्यू को होल्ड करवा सकते हो एक ही वेरिएबल को किसी भी वैल्यू को होल्ड करवा सकते हो। ठीक है, और फिर आप इसको जब राइट करोगे तो वो 3.14 आएगा। अगर आप इसे और नम को प्रिंट करोगे तो आपको एक गार्बेज वैल्यू आएगी जो कि ओवरराइट हो चुकी होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसके लिए यूनियन इतना कम यूज होता है और क्यों भाई
आपके लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो दो साइज होता है यूनियन का, वो इक्वल होता है साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर। जो भी आपका लार्जेस्ट मेंबर होगा उसके साइज और यूनियन का जो आपका साइज होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। और जो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर जो सारे समेशंस होते हैं सारे मेंबर्स के, उसके साइज के इक्वल होता है। ओनली वन मेंबर कैन बी वैलिड एट अ टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया। यूजफुल फॉर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ डेटा इज नीडेड एट अ टाइम, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर क्या है कि आप डेटा तो बहुत सारे स्टोर कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि डेटा टाइप्स तो आप बहुत सारे स्टोर कर रहे हो, बट आप एक टाइम पे एक ही डेटा को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन की, तो आपको समझ में आ ही गया है कि स्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन है क्या। कि जो यूनियन होता है उसके पास, सबके पास अपनी अलग अलग स्पेस नहीं होती, सब लोग शेयर कर रहे होते हैं मेमोरी को। स्ट्रक्चर जो होता है वो भाई सबके पास अपनी खुद की स्पेस होती है। और यहाँ पर जो है, जो सम होता है सारे मेंबर के साइज का वो इक्वल होता है स्ट्रक्चर के साइज का। और यहाँ पर जो लार्जेस्ट मेंबर होता है उसके साइज का ही हमारा यूनियन होता है, ठीक है। तो आपको इनके बीच में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। जब भी डिफरेंस आता है ना तो पहले आपको एक एक करके समझा देना, फिर उसके एग्जाम्पल दे देना, देन एक टेबल के अंदर भी आप उन्हें डिफरेंस करके आ सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है एनम टाइप के जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, जिसे हम एनुमरेटेड डेटा टाइप्स बोलते हैं। ये क्या होता है, ये हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट से, ठीक है। मतलब कि देखो ज्यादा ये यूज नहीं होते। जैसे कि आप समझो कि आपके पास ना एक, आपके पास बहुत सारे नेम्स हैं, ठीक है। और आप चाहते हो कि बार बार मैं उन नेम को ना लिखूं, मैं उसकी जगह पे कोई एक डिजिट लिख दूं जिससे कि वो नेम हमारे रिलेशन हो उससे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वीक्स होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि मैं संडे को तो वैल्यू दे दूं 0, मंडे को दे दूं 1, ट्यूसडे को दे दूं 2 और वेनसडे को दे दूं 3, थर्सडे को दे दूं 4। ऐसे ही मैं सबको क्या कर दूं, वैल्यू दे दूं। कि अगर मैं 0 लिखूं तो पता चल जाए कि वो संडे लिखा हुआ है, और अगर मैं मंडे लिखूं तो अगर मैं 1 लिखूं तो पता चल जाए वो मंडे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब आपको ये ज्यादा लिखना ना पड़े, आपका काम थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। इट्स यूज टू असाइन नेम टू इंटीजर वैल्यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, ठीक है। जिससे क्या होता है, कोड थोड़ा ज्यादा रीडेबल हो जाता है। थिंक ऑफ इट एज अ वे टू गिव मीनिंगफुल नेम्स टू नंबर्स, ठीक है। आप क्या करोगे, नंबर्स को यहाँ पे नेम दे रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि आप समझो कि यहाँ पे इसका सिंटेक्स कैसे होता है, एनम एनम कीवर्ड यूज होगा, और यहाँ पर जो भी आपको उसका नेम देना है आप नाम दोगे और फिर अपने कांस्टेंट को रख दोगे। अगर आप अलग से वैल्यू नहीं देना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इसको कांस्टेंट का नाम लिख दो, तो क्या होगा, वो अपने आप असाइन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 0 1 से। अगर आप वैल्यू देना चाहते हो तो आप इक्वल टू करके वैल्यू वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। अभी मैं आगे दिखा दूंगा आपको एग्जाम्पल के अंदर कैसे वैल्यू देते हो। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमने देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि एनम डे करके है, और यहाँ पर हमने संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे कॉमा कॉमा करके लिख दिया है। तो यहाँ पे संडे की वैल्यू हो गई 0, मंडे की वैल्यू हो गई 1 और ट्यूसडे की वैल्यू हो गई 2। तो अगर जब भी हम एनम डे टुडे करके सर्च करेंगे तो वो मंडे हमने कर दिया, ठीक है। अगर हमारा टुडे इक्वल टू 1 है तो लिख दो भाई मंडे, ठीक है। अगर टुडे इक्वल टू 2 हो जाए तो भाई लिख दोगे ट्यूसडे, अगर 0 हो जाए तो क्या आ जाएगा, संडे, ठीक है। बहुत इजी सा एग्जांपल था, आपको समझ में आ गया होगा एनम टाइप होता क्या है, ठीक है। तो हम इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अपने कस्टम बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है आप 0 से ही 0 1 2 3 ऐसे ही रखो, ठीक है। तो की पॉइंट्स की बात करें तो बाय डिफॉल्ट तो इसका जो कांस्टेंट है वो 0 रहता है, और नेक्स्ट हमारा 1 रहता है, एंड सो ऑन वैसे प्लस होता रहता है। अगर आप इसके अंदर कस्टम वैल्यू देना चाहते हो तो आप एनम और फिर उसका नाम लिखोगे, और फिर जो भी आपके कांस्टेंट है वो लिखोगे, और फिर उसके आगे नंबर लिख दोगे। जैसे आपने ऑफ का दे दिया 0, ऑन का दे दिया 1 और एरर का दे दिया -1, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारा एनम है वो कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और जो नेम्स हैं उनको थोड़ा मीनिंगफुल बनाता है रॉ नंबर्स के साथ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है ये, ठीक है। अब हमारा आता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर एक हमारा टॉपिक था कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया कि हमारे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप होता है हमारा स्ट्रक्चर। अगर हम वो जो हमारे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप है उसकी एरे बना दें, जैसे कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर नेम है, रोल नंबर है, ठीक है, एज है, मार्क्स हैं, एक हमने ऐसे करके क्या बनाया है, स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब अगर हम इस एक स्ट्रक्चर के मतलब हम बहुत सारे स्ट्रक्चर के एक एरे बना दें, ठीक है। एरे क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो ये भी हमारा एक क्या है, एक हमारा डेटा टाइप है, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करें, एक एरे बनाएं, ठीक है, और उसको नाम दे दें स्ट्रक्ट करके, और मतलब वो स्ट्रक्चर के बहुत सारे स्ट्रक्चर का एक एरे बना दें, उसे हम कहते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज लाइक एन एरे बट
ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज अ स्ट्रक्चर, मतलब कि एरे का हर एक एलिमेंट क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। इट्स यूज्ड व्हेन यू नीड टू स्टोर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर लाइक डिटेल्स ऑफ 200 कस्टमर्स। अब आपको 200 कस्टमर की डिटेल को स्टोर करना है, तो सबके लिए थोड़ी ना स्ट्रक्चर बनाओगे, आप उसका एक क्या बना दोगे, एरे बना दोगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसका एक एग्जांपल देते हैं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो हमने एक स्ट्रक्ट करके क्या बना दिया, कस्टमर का हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, जिसके अंदर उसका अकाउंट नंबर है, नेम है और बैलेंस है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्ट कस्टमर नेम, कस्टमर और बैंक नाम से हमने क्या बना दिया, एक एरे बना दिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कस्टमर टाइप का एक क्या बन गया, एरे बन गया 200 साइज का, ठीक है। इतना आगे समझ में। अगर हमें फर्स्ट कस्टमर की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, तो बैंक 0 के अंदर हमारे फर्स्ट कस्टमर की वैल्यू होगी और 1 के अंदर हमारे सेकंड कस्टमर की वैल्यू होगी। जैसे एरे के अंदर हमारे इंडेक्सेस होते हैं ना, 0 1 2, ऐसे हमारा जो स्ट्रक्चर 1 होगा उसे इंडेक्स दे दिया गया 0, स्ट्रक्चर 2 होगा उसे इंडेक्स दे दिया गया 1, स्ट्रक्चर 3 होगा उसे इंडेक्स दे दिया गया 2, ठीक है। तो और फिर हम इसी के इंडेक्सेस की हेल्प से हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। तो हमने एक कस्टमर 1 के डेटा दे दिया और फिर हमने सेकंड को भी इनिशियलाइज कर दिया 1 की हेल्प से, तो ये क्या हो गया, हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके हम की पॉइंट्स की बात करें तो ईच एलिमेंट बैंक 1 इज अ स्ट्रक्चर एंड यू एक्सेस मेंबर यूजिंग बैंक आई नंबर, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, है ना। तो यूजफुल व्हेन मैनेजिंग अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा लाइक अ लिस्ट ऑफ कस्टमर और स्टूडेंट्स, है ना। तो और ये जो हमारे एरे होते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी पे स्टोर होते हैं, जैसे एंड ईच स्ट्रक्चर विद इन हैज इट्स ओन मेमोरी फॉर इट्स मेंबर, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर अलग से उसकी मेमोरी है, फिर एरे अलग से कहीं पर अपने डेटा को भी स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पीवाईक्यू आया हुआ है, तो हम पीवाईक्यू को एक बार समझ लेते हैं, फिर हम इसका कोड देख लेंगे, ठीक है, काफी इजी है। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, एक स्ट्रक्चर बना था, कंस्ट्रक्ट का स्ट्रक्चर जिसका नाम होगा हमारा कस्टमर, और इसके अंदर क्या क्या हमारा डेटा होगा वो भी हमें बताया गया था। इसके अंदर एक तो कस्टमर का अकाउंट नंबर होगा, नेम होगा, बैलेंस होगा, और जो हमारा मैक्सिमम कस्टमर्स हो सकते हैं वो हमारे 200 तक हो सकते हैं एक बैंक के अंदर, ठीक है। तो हमें एक सी प्रोग्राम लिखना था जहां पर हमें क्या करना था, सारे के सारे कस्टमर की जो डिटेल्स हैं उनको प्रिंट करवाना था, जैसे कि अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस को, जो कि जिनका बैलेंस 100 रुपए से कम है, मतलब कि हमें स्ट्रक्चर भी बनवाना है और हमें उन कस्टमर्स के डेटा को प्रिंट कराना है जिसका जो बैलेंस है वो 100 से कम है, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसके एक बार कोड को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने हेडर फाइल ऐड कर दी, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर रहे होंगे, तो हमने स्ट्रिंग की भी जो हेडर फाइल है वो हमने ऐड कर दी। सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया जो कि कस्टमर नाम का है, और जैसा हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया था, हमें अकाउंट नंबर स्टोर करना है, नेम स्टोर करना है और हमें उसका बैलेंस स्टोर करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और हमने अभी एरे ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो हम इसका एक एरे भी बना लेंगे स्ट्रक्चर का। तो हमने 200 साइज का एक एरे बना लिया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सी है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक लिया है एन और एक लिया है आई, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ कस्टमर यहाँ पे हम एंटर करवाएंगे कि आपके कितने कस्टमर हैं, ठीक है। मतलब कि आपको अगर बैंक को किसी को भी कस्टमर की डिटेल को पहले इनपुट भी तो देना पड़ेगा। तो इनपुट में सबसे पहले हम देंगे कि हमारे जो कस्टमर हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कस्टमर की डिटेल आ जाएगी, जैसे कि उनके पास 100 कस्टमर है तो 100 दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उतनी बार लूप चलाएंगे और अकाउंट नंबर पहले इनपुट में लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इनपुट के अंदर जो हमारा नेम है उनका वो लेंगे, और फिर हम उनका जो बैलेंस है वो हम उसके इनपुट में लेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो इसके अंदर हम हर एक इनपुट के बाद क्या कर रहे हैं, आई को +1 कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो ये जो आई है वो हमारा प्लस होता रहेगा, वो तो इसके लिए हो गया। और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर प्रिंट होती रहेगी कि आपको कौन कौन से कस्टमर की वैल्यू फिल करनी है, जैसे कि कस्टमर 1 की पहले वैल्यू फिल करो, फिर कस्टमर 2 की वैल्यू फिल करो, फिर कस्टमर 3 की वैल्यू फिल करो। तो यहाँ पर क्या होगा, सारे कस्टमर की वैल्यू इनपुट के अंदर आ जाएगी। ऐसे थोड़ी ना आप खुद ही फिल करोगे, आपने इनपुट में सारे कस्टमर की वैल्यू को ले लिया। अब आपको क्या करना था, उन कस्टमर की वैल्यू को प्रिंट कराना था जिनके जो बैलेंस है वो 100 से क्या था, कम है, ठीक है, 100 से कम है, उस कस्टमर की वैल्यू को प्रिंट कराना था। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया कि कस्टमर विद बैलेंस लेस देन 100, और हम यहाँ पर एक लूप लगाएंगे, जीरो से लेकर जो भी दिए होंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स वहां तक लूप चलाएंगे। और हम यहाँ पे लिख देंगे इफ सी आई डॉट बैलेंस इज लेस देन 100, तो क्या करो, उसका अकाउंट नंबर, उसका नेम और उसके बैलेंस को क्या कर दो भाई,
प्रिंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो हमारा कोड है काफी इजी बन चुका है और हमने अपना कोड काफी अच्छे से कर लिया है, जस्ट एक कंडीशन की हेल्प से। ठीक है, और हमने यहाँ पर एरे ऑफ स्ट्रक्चर को भी यूज किया। ठीक है, इसके लिए हमने पहले एरे ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, जिससे कि आप यहाँ पर यूज कर पाओ। तो देखो इस जो पूरी यूनिट है, इससे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं पीवाईक्यू के बेस पर, है ना, जिससे कि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। तो देखो ये सारे हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं इसके अंदर, तो आपका काम तो हो ही गया है। तो अगर आपको कोई भी चीज ऐसे समझ नहीं आई या फिर आपको, तो एक बार वीडियो को प्लीज दोबारा देखो। ठीक है, मुझे लगता है कि मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिजिटली ऐसे समझाने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, बट जो मैंने आपको लॉजिक बताया उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अच्छा सा कमेंट कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अगर आप हमें हमारे साथ अपडेटेड रहना चाहते हो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अगर आपको जॉब अपडेट्स, हैकेथॉन अपडेट्स, ये सब जानते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, बाय बाय।